इसलिए उसको कहते थे कि जैसा समय की गति हो उसके साथ आदमी को प्रगतिशील रहना चाहिए। जो रेल बनी इंग्लैंड में तो लोग उस पर चढ़ने के लिए नहीं तैयार थे, कहते थे कि काला इंजन भी काला था उस समय, है ना, उसका धुआं फेंकता था। पादरियों ने कहा कि शैतान की गाड़ी है। हम तो कहते हैं ना उसको ये मसीहा ऑफ द फ्यूचर। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होगा ना तो वो अपने समय से पहले पैदा हो जाता है। 74 वर्ष पहले तक नेपाल में बुद्धिज्म बैन था। बुद्ध रिलीजन वाज बैन एंड बुद्धिस्ट कोई हो जाता था तो उसको लोग देश निकाला करते थे। इंटरनेट पर 60 से ज़्यादा परसेंटेज टाइम लोग पोर्नोग्राफी देखने पर बिता रहे हैं सारे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सो प्लीज वेलकम स्वामी आनंद अरुण। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो स्वामी जी, जो आपका पहला मोमेंट था ओशो के साथ, जब ओशो पे आपकी नज़र पड़ी और वो पहला मोमेंट था, अगर आप उस पल को डिस्क्राइब कर सकें कि क्या आपके अंदर प्रतिक्रिया हुई, क्या आपके माइंड में इमोशंस पैदा हुए जब आप फर्स्ट टाइम अपने मास्टर से मिले? हम लोग हिमालयन कंट्री में रहते हैं तो कभी कभी हिमालय में हमारा कम्यून है पोखरा, वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। तो सुबह की जो लाली छाती है ना, जी फर्स्ट रे ऑफ सन जो होता है, जी तो कितना सुंदर लगता है हिमालय, है ना। तो देखने में भगवान वैसे ही सुंदर लगे, देखने में भी बहुत। वो यंग एज में थे, 30s में थे अपने, बहुत शरीर उनका गठा हुआ था, तो फिजिकली भी बहुत ग्रेसफुल थे भगवान, बहुत ज़्यादा। तो एक तो उनकी और उनका एक प्रेजेंस था, वो ऐसा मैग्नेटिक था, ऐसा उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा उनके नज़दीक बैठना लगता था जैसे कि बसंत की बयार बह रही हो, एकदम मज़ा मज़ा आ जाता, उनके पास बैठने में मज़ा आ जाता था। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित किया वो उनकी उपस्थिति थी, उनके प्रेजेंस थे। फॉर नो रीज़न आई वॉज इन एक्सटेसी एंड एट द सेम टाइम आई वॉज क्राइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉस्ट फ्रेंड एक, या लॉस्ट मेरे फादर, कोई गार्जियन हो जिसको मैंने मेले उले में कहीं 20 वर्ष पहले खो दिया हो, उससे एकाएक आप मिले तो कितनी खुशी होगी। तो ऐसे ही लगता था कि जैसे एक खोया हुआ मेरा कोई गार्जियन मिल गया हो, है ना। वैसे एक फीलिंग, मिक्स फीलिंग हो रही थी मेरे अंदर। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक तो उनकी वाणी, आप हिंदी में तो उनकी जो वाणी में उस समय तो और तेज था, अब 30 में से तो एकदम युवा थे, बहुत तेज था उनकी वाणी में। मैं तो एकदम उस माहौल में बिल्कुल ही खो भी गया, खुशी भी हो रही थी और आंसू भी निकल, खूब रो रहा था। और मुझे भी ऐसा लगता था रोना क्यों हो रहा है, तो इतना रोया था मैं कि मैंने कुर्ता पहना हुआ था, पूरा कुर्ता भीग गया, वो रुमाल भीग गया, अनायास इतना रो रहा था। तो सब कुछ अद्भुत एक लग रहा था, खुशी और साथ साथ आंसू दोनों बह रहे थे। वाह। सो उम्र क्या रही होगी आपकी उस समय? उस समय मैं 20s में, 25 सब 24-25 में रहा होगा। ब्यूटीफुल। सो क्या पहले से कोई इंक्लिनेशन था आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ? बिकॉज जनरली 20 की एज में बच्चे कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। हाँ हाँ, वो भी मैं ढूंढ रहा था जो मुझे उसके, वो तो नेचुरल खोज है ना, वो तो चलती ही रहती है। जी लेकिन बचपन से मेरी आध्यात्मिक की खोज थी। स्कूल के लाइफ से मैं स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानकर रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेने पहुंच गया था। वहाँ मैं कि मुझे सन्यासी बना, इतना मुझे रामकृष्ण साहित्य और विवेकानंद का व्यक्तित्व इतना प्रभावित किया था कि मैं दीक्षा लेने पहुंच गया था। लेकिन मैं उस स्कूल में था, उस समय 9th क्लास में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम पहले ग्रेजुएशन कर गया और अभी नहीं। तो, लेकिन स्कूल के जीवन से ही मैं आध्यात्मिक साहित्य पढ़ता था, टीचर से मेरा प्रेम था बहुत, और इसीलिए मैं स्कूल का अपना लाइब्रेरियन चुना गया। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया
कि मेरा एक लाइब्रेरी में मेरी एक बेड लगा दी है, अच्छा। लगाने की अनुमति दी है, उन्होंने दे दी, ताकि मैं रात भर दिन भर जब भी चाहूँ पढ़ता रहूँ। वाह! और बहुत रिच लाइब्रेरी थी। वहाँ मैंने स्कूल लाइफ में ही पूरा अरविंद साहित्य, रमन लिटरेचर, रामकृष्ण लिटरेचर पढ़ने का मुझे उपनिषद वगैरह, तो स्कूल लाइफ में मैंने बहुत पढ़ा धर्म को, तो उसमें से वो झुकाव थी। यानी पहले से एक इंक्लिनेशन टेंडेंसी आपकी रही जो आपको अल्टीमेटली ओशो तक, जैसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, तो अपने मास्टर के प्रति भी ऐसा ही कुछ आपने अनुभव किया था कि फर्स्ट साइट में जो कि मुझे मास्टर मिल गया है? बिकॉज कई बार आप एक मास्टर की तलाश में होते हैं, खोज में होते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल सीकर, सो हाउ इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू फाउंड ओशो? ओशो से मिलने से पहले मैं कई आश्रमों में स्कूल लाइफ से ही घूमना शुरू कर दिया। जैसे रामकृष्ण आश्रम में गया था, शिवानंद आश्रम में गया, उसके आनंद मार्ग एक उस समय इंडिया में बहुत चला हुआ था, नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर था वो मूवमेंट, आनंद मार्ग था। अनुकूल चंद ठाकुर एक बंगाल में गुरु हुआ करते थे, बंगाली गुरु थे, तो ये सब से मैं दीक्षित हो चुका था। रामकृष्ण वाले ने दीक्षा नहीं दी, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं, आपकी अभी एज कम है, लेकिन और जगह मैं कई जगह दीक्षित था। और साधना, उल्टी सीधी साधना कर रहा था अपने किताबों पढ़ के, और उन्होंने जो सिखाया था। लेकिन मैं करीब 10 गुरुओं से 10 गुरुओं से मैं मिल चुका था। और दीक्षा, महेश योगी उस समय बड़े पॉपुलर थे इंडिया में, महेश योगी को भी मैंने सुना था, उनके गुरु आश्रम में भी दीक्षा लिया था। लेकिन ओशो के मिलने के बाद लगा जैसे कि मेरी खोज का गंतव्य आप मिल गया हो, जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया है। कहीं भी मुझे, चूँकि वो लोग सबसे मैंने सीखा है, उन सब के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। लेकिन जो मैं पूरा गुरु खोज रहा था, जहाँ पहुँच कर के यात्रा आपकी, आप खोजते हैं कोई चीज़ ना, तो कोई चीज़ जब मिल जाती है तो लगता है कि खोज पूरी हो गई। तो ओशो को मिल के ऐसा लगा, उनको सुन के ऐसा लगा कि मेरा गंतव्य ये थे, यहाँ तक मुझे पहुँचने में और गुरुओं ने सीढ़ी बन के काम की। हाँ। पहचानने में, वहाँ उन तक पहुँच, उनके प्रति अभी भी मेरा बहुत अनुग्रह है। जहाँ-जहाँ मैंने दीक्षा ली थी और जिनसे मैंने सीखा, तो मुझे लगता है कि वो लोग लैडर बने उस तक पहुँचने में, और जो मेरा गंतव्य थे वो भगवान जी। व्हाट वाज द कोर फिलॉसफी ऑफ ओशो, या फिर क्या मेन मैसेज थे जो ओशो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? उस समय तो ऐसा समझिए कि लव एंड फर्स्ट साइट है ना, तो आदमी अभिभूत हो जाता है। तो मैं तो उनकी पर्सनालिटी से, उनके व्यक्तित्व से अभिभूत था, एकदम पागल था, है ना? वो जो बोलते थे मुझे अमृत लगता था, जो बोलते थे। और पता ही नहीं, पहला लेक्चर में तो पता ही नहीं था कि उनकी उनकी फिलॉसफी क्या है। राइट। बहुत विद्रोही और बहुत क्रांतिकारी बोलते थे। तो जो बोलते थे वो मेरी धारणाओं पर चोट करता था। जैसे मैं गांधी जी का बड़ा आदर करता था, गांधी जी का, और गांधी की उन्होंने आलोचना की, करते रहे हैं, गांधी की आलोचना वो करते रहे हैं। और जैसे जो जीवन पद्धति है, जैसे मैं और गुरुओं के साथ रह करके प्याज लहसुन नहीं खाओ, चाय मत पियो, ये सब जो था, तो मैं चाय वाय कुछ नहीं पीता था, प्याज लहसुन नहीं खाता था, तो बहुत ही फल फूल ज़्यादा खाता था। तो ये जो जोगी लोग जैसे रहते हैं, तो भगवान ने उस सब पर चोट किया बहुत, कहा कि नहीं, जीवन जो है वो स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल, किसी एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। तो उनकी जो बातें थी वो सब मुझे चोट करती थी, लेकिन उसके अंदर, बातों के अंदर जो छुपा हुआ सत्य था वो भी दिखाई पड़ता था। तो आपको मैं बताऊं एक बात, उनकी जो उस पहले मीटिंग की थी, एक आदमी ने प्रश्न किया उठ के। उस समय भगवान ट्रेन में चलते थे, और इंडियन रेल में एसी कोच उस समय नहीं आया था। ये मैं 69 की बात कर रहा हूँ, एसी कोच नहीं थे। फर्स्ट क्लास वाज द हाईएस्ट क्लास। किसी किसी ट्रेन में एक दो कोच एसी का आया था, जस्ट एक्सपेरिमेंटल। पूरी ट्रेन एसी, जैसे राजधानी है या अभी ऐसा कुछ? वंदे भारत चल रहा है, ऐसी ट्रेनें में नहीं थी। तो फर्स्ट क्लास में भगवान चलते थे। तो एक आदमी ने प्रश्न किया उठ के, गांधीवादी थे वो। उन्होंने कहा कि गांधी जी तो हमेशा थर्ड क्लास में चलते थे ट्रेन में। गांधी जी सादगी पसंद करते थे, तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चलते थे वो। अच्छा। हाँ, और आप साधु होकर के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चलते हैं, तो ऐसा क्यों?
तो उस जो जवाब दिया भगवान ने, ओशो ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो, गांधी से भी ये पूछा गया था कि आप थर्ड क्लास में क्यों चलते हैं, सेकंड क्लास में क्यों नहीं चलते हैं, या फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं चलते हैं। तो गांधी ने कहा था कि आई ट्रैवल इन थर्ड क्लास बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास इन इंडियन रेलवे। जिस दिन इंडियन रेलवे में फोर्थ क्लास होगा, उसमें मैं उस दिन से मैं थर्ड क्लास में नहीं चलूंगा, फोर्थ क्लास में चलूंगा, है ना। राइट। तो इंडियन रेलवे में सबसे नीचा थर्ड क्लास है, इसलिए मैं चलता हूँ। अब मेरा जवाब सुनो, उन्होंने उससे कहा कि देखो, मैं फर्स्ट क्लास में इसलिए चलता हूँ कि अभी इंडियन रेलवे में एसी कोच नहीं आए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। जिस दिन इंडियन रेलवे में एसी कोच आ जाएंगे, मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ना छोड़ दूंगी। इतना रेडिकल आंसर था उनका। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, सारी दुनिया में ट्रेन का मतलब ही होता है, यूरोप में, अमेरिका में ट्रेन का मतलब ही होता है एसी, नॉन एसी ट्रेन। हम लोग भी जब विदेश गए तो देखा कि ट्रेन तो सब एसी ही होते हैं, राइट। तो ट्रेन का मतलब ही एसी होता है। तो सारी दुनिया एसी में चल रही है, तुम लोगों ने, भारत ने कौन सा पाप किया है जो हम थर्ड क्लास में चले? ये थर्ड क्लास में चलने के दर्शन का मैं विरोधी हूँ। बड़ी बड़ी चोट थी गांधीवादी उस समय। गांधी, ये मैं बात कर रहा हूँ 69 का जमाना, गांधी शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी, गांधी जी के 100 वर्ष हुए थे। गांधीवादी लोग बहुत उत्सव कर रहे थे, सब हो रहा था उन, और उस सभा में भी बहुत गांधीवादी थे। वो आप समझिए 70s के पहले तो इंडिया पूरा गांधी में ही था, पूरा गांधी में था। तो उन लोगों को बड़ी चोट लगी, बहुत चोट लगी। उन्होंने कहा कि गांधी कहते थे दरिद्र को नारायण, है ना, दरिद्र नारायण का गांधी जी कहते थे। और मैं कहता हूँ दरिद्रता को कैंसर। ये नारायण नहीं है, ये हिंदुस्तान का कैंसर है। इससे हिंदुस्तान को जल्दी से जल्दी गरीबी से मुक्त होना चाहिए। अब नारायण कहोगे तो गरीबी कैसे मुक्त होगी, तो तुम पूजा करते रहोगे। मैं कैंसर कहता हूँ तब तुम इसका इलाज खोजोगे। तो गरीबी नारायण नहीं है, गरीब ना, ये जो इंडिया का कैंसर है। सारे यूरोप गरीबी से मुक्त हो गई, अभी भारत का, एशिया का ही जापान मुक्त हो रहा है, सिंगापुर मुक्त हो रहा है। तो तुम क्यों गरीब को नारायण करके पूजा कर रहे हो? इस तरह से रेडिकल बातें होकर, वेरी रिबेलियन नेचर, बहुत रिबेलियस, लेकिन उसमें ट्रुथ है, जो मैंने कहा, सोचिए ना इस दृष्टिकोण से। यस यस यस। उसमें सच्चाई, अगर ऐसा नहीं कि वो आलोचना कर रहे हैं गांधी जी की, वो इतनी सच्ची बातें लगती थी सचमुच में। और विदेश गया तो देखा कि सारी दुनिया एसी ट्रेन में चलती है, ट्रेन का मतलब एसी होता है, नॉन एसी तो कंपार्टमेंट होता ही नहीं है ना। और सब लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये करते हैं, इसमें कौन सा बुराई नहीं है। तो गांधी, ओशो की जो बातें थी, चोट मुझे की, क्योंकि मैं गांधी को, मुझे पहले लगता था कि गांधी की सच्चाई, बुद्ध का ध्यान और विवेकानंद का तेज, इसको मैं आदर्श मानता था अपने जीवन में। हॉस्टल में अपने रूम में भी मेरे 3 तस्वीर रहती थी पहले। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही आदमी में ही 1 in 3, तीनों चीजें एक साथ, तीनों इनमें है, तीनों है। तेज भी विवेकानंद से कम तेजस्वी नहीं है, बुद्ध से कम ध्यानी नहीं है, और गांधी से ज़्यादा ईमानदार भी नहीं है। बाद में मैंने हॉस्टल में आके अपने दोस्तों से कहा कि आप फाउंड, अब देखो 3 तस्वीर मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ रजनीश की तस्वीर रहेगी, बिकॉज ही इज 1 3 in 1। उसके बाद से मैंने ओशो की तस्वीर रखनी। मेनली जो एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी डोगमा या जो सोसाइटल कंडीशनिंग चलती थी, ही हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रेक दोज कंडीशनिंग so that people can be free. Is it like that? वो जो भी पुरानी जो चीज़ थी बात, देखिए सब चीज़ें बदलती रहती है। आप जो अभी कपड़ा पहने हैं, 200 साल पहले लोग तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, समय बदल गया, है ना। या फैशन तो चेंज हो रहा है। सब चीज़ें बदलती रहती हैं, हेयर स्टाइल बदल जाता है लोगों का, खाने का स्टाइल बदल जाता है। अब हम लोग पहले ज़मीन पर बैठ के खाते थे, अब चेयर पर बैठ के खाते हैं, है ना। राइट। तो समय के अनुसार चीज़ें बदलनी चाहिए, उसको कहते हैं। हाँ, आप समय बदल गया और आप पुराने को ही पकड़े रहोगे, तो आप समय बाय हो जाओगे, वो कंटेम्पररी नहीं रह पाओगे, इसलिए कहते थे। इसलिए उसको कहते थे कि जैसा समय की गति हो, उसके साथ आदमी को प्रगतिशील रहना चाहिए। हाँ, चूँकि 2000 साल पहले लोग ऐसे करते थे, वैसे ही करना ये बेवकूफ़ी है। 2000 साल पहले लोग पैदल चलते थे, अभी भी ऐसे लोग हैं बहुत हिंदुस्तान में, जैन साधु हैं जो पैदल ही चलते हैं। आप जैनियों से तो जानते होंगे, अभी भी गाड़ी में नहीं चलते, पैदल चलते हैं,
ऐसे पदयात्री मैंने देखे थे, कुछ सर्वोदय वाले भी थे उस समय जमाना। आपको याद, आप 69 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय विनोबा भावे का बड़ा प्रभाव था। विनोबा भावे गांधी जी के भक्त थे, वो पैदल ही चलते थे, हमेशा पैदल पद यात्रा करते थे। तो भगवान ने कहा कि ये सब जमाना गया है ना, अब जेट का युग आ गया है ना, अब तुम पैदल चल के कितना कवर कर पाओगे और क्यों शरीर को तकलीफ देना है। राइट। तो ये एकदम वो उनकी बातें जो थी वो सत्य थी, लेकिन उस समय लोग जो जी रहे थे उनको बहुत चोट लगती थी, बहुत चोट लगती। यस, क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि बातें चोट करती थी मगर सच दिखाई सच देना चाहिए, दिखाई तो पड़ता। ही वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, अदरवाइज तो आप उससे लड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना, लोग कंडीशन होते हैं, बहुत लोग होते हैं ना अपने विचारों से चिपके होते हैं, तो वो सत्य नहीं देखते हैं, उनके जो सिखावन है उसको देखते हैं। पैदल पैदल चलना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए, ये उनकी जो कंडीशनिंग है ना, ये माइंड की, आप तो बिलीफ। टीचर ही हैं, यस। तो कंडीशनिंग जल्दी टूटती नहीं है लोगों की, और आउट ऑफ कंडीशनिंग गलत को भी सही देखते रहते हैं, वो द माइंड कंडीशन होता है। तो वो चाहते थे कि हम लोग का मस्तिष्क खुला रहे, किसी चीज से बंधे नहीं ना, राइट। चीजें जैसी आए उसको फ्रेश दृष्टिकोण से देखें, अपने पूर्वाग्रह से नहीं देखें। लोग पूर्वाग्रह से देखते हैं तो जो देखना चाहते हैं वही देख लेते हैं, तो उसको चाहते थे कि नहीं, तुम्हारा कोई पूर्वाग्रह, प्री कॉन्सेप्ट आइडिया तुम्हारे मन में बना के कुछ किसी चीज को मत देखो, है ना, यस। उसकी फेस वैल्यू पर देखो, और समय के सापेक्ष में देखो, समय के साथ चीजें बदलती है। अभी जो हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं मई जून में तो नहीं पहनेंगे, मई जून में तो गर्मी आ जाएगी। अब कोई अगर अभी जैकेट पहनता है, कि नहीं हमारे दादाजी भी जैकेट पहनते थे, अब तो इतना दिन से पहनते आ रहे हैं, हम मई जून में ही पहनेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। इसी तरह की चीज़ों पर भगवान चोट करते रहे, वो जिंदगी भर उन्होंने किया, इसलिए मारे भी गए, उनकी जो हत्या हुई है तो मारे गए हैं, इसीलिए मारे गए कि वो लोगों के कंडीशनों पर उन्होंने बहुत जोर से चोट की है, बहुत जोर से। राइट। और कई बार वो धारणाएं इतनी रिजिड होती हैं कि इंसान उनको चेंज करने के बजाय व्यक्ति पे ही अटैक करता तय है कर देता है, कि इसीलिए ना सुकरात को जहर दिया, जीसस को सूली पर लटकाई। इवन गैलीलियो, जब पहली बार गैलीलियो ने कहा कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, सन है सेंटर पे, तो इवन ही वाज पनिश्ड। ये कोई एक रेडिकल नया आइडिया। कोई भी आदमी जो साइंस देखिएगा, पुराने साइंटिस्टों को अपने समय में बड़ा विरोध सहना पड़ा। रेल, जो रेल बनी इंग्लैंड में, तो लोग उस पर चढ़ने के लिए नहीं तैयार थे, कहते थे कि काला इंजन भी काला था उस समय, है ना, उसका, और धुआं फेंकता था, तो कल लोगों ने कहा, क्रिश्चियन पादरियों ने कहा कि शैतान की गाड़ी है ये, इस पर रंग ही देखो इसका शैतान का। तो नई चीज़ों को लोग नहीं, यही ओशो की यही विशेषता है, ओशो ने हम लोग को ऐसा बना दिया है कि हम लोग की कोई चीज़ों को, हम जितनी भी नई चीज़ें हम समझ लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे अब विदेशों में मुझे ओशो के काम के प्रचार के लिए जाना पड़ा, बहुत करीब 20 कंट्री में मैंने जैसे शिविर वगैरह टॉप प्रोग्राम में सब दिया है। तो उन लोगों के जीवन का ढंग अलग अलग है, हमारा अपना अपना है, खाने का ढंग अलग है, लेकिन भगवान ने एक दृष्टि ऐसी दी थी कि तुम कुछ कंडीशन लेके मत देखो। वो जो जैसे रूस है, अब रूस में हम लोग को दिक्कत क्या होती थी, रूस में लोग तीनों टाइम मीट खाते हैं। इंडोनेशिया में भी होता है, इंडोनेशिया में वो सुबह में भी फिश खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी फिश खाएंगे, लंच में भी फिश खाएंगे, और डिनर में भी फिश खाएंगे। अच्छा। तो ये हम लोग, ये तो बड़ा गजब लगता था, लेकिन जो भगवान ने वो दृष्टि दी थी कि देखो, उस देश की देश काल परिस्थिति देख के बात को समझो, क्योंकि गरीबी है, इंडोनेशिया भी गरीब देश है, लेकिन मछली बहुत है, प्रोटीन होती है मछली, दे गेट ऑल द प्रोटीन फ्रॉम द फिश। अब समुद्र है चारों तरफ, काफ़ी उनको मिल जाता है। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि तुम देश काल परिस्थिति को देख करके किसी चीज़ का मूल्यांकन करो, अपनी धारणाओं से मूल्यांकन नहीं करो। ये तो बहुत क्लियर एक टीचिंग ओशो की रही है कि अपनी जो बाइसेस हैं उन बाइसेस से बाहर निकलिए और एक फ्रेश आई से आप लोगों को देखना चालू कीजिए। सो काफ़ी कंट्रोवर्सी उस टाइम पे, आपने तो लाइव देखी, हम तो सिर्फ पढ़ते ही हैं। सो क्योंकि विचार इतने ज़्यादा रेडिकल थे, तो आपको लगता है कि उस टाइम का जो समाज था
या फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे इवॉल्व हुई थी या बुद्धि जिस लेवल पे इवॉल्व थी, क्या लोग तैयार थे उन आइडियाज को डाइजेस्ट करने के लिए? आज भी तैयार नहीं है। अच्छा। ओशो तो हम तो कहते हैं ना, ओशो ये मसीहा ऑफ द फ्यूचर। आज भी आपके जैसे कुछ खुले मस्तिष्क के लोग हैं जो उनको पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अभी भी लोग उनको नहीं पहचान पा रहे हैं और नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें होती हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं या ये कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होगा ना, तो वो अपने समय से पहले पैदा हो जाता है। जैसे गैलीलियो को लोगों ने सताया, जो एक एक वैज्ञानिक सत्य कह रहा था, लेकिन उसको माफी मांगनी पड़ी है चर्च में खड़े होकर के। आर्किमिडीज को ऐसे ही हुआ, सब विद्वानों को ऐसा हुआ। क्यों क्यों ऐसा होता है कि दे आर बॉर्न बिफोर द टाइम, वो अपने समय के पहले पैदा हो जाते हैं। तो ओशो जो है, मेरी दृष्टिकोण से सोचिएगा, अभी उनको शरीर छोड़े हुए भी 34 साल हो गया है ना, राइट। 34 ईयर्स करीब हो गया। 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा है, 90 में। तो अभी भी ओशो का युग नहीं आया है। लोग ऐसे नहीं पैदा हुए हैं जो ओशो को सुन सके, समझ सके, जी सके। इसके लिए अभी और समय हम लोग को वेट करना पड़ेगा, है ना। मैं बहुत धीरज से वेट करता हूँ। मैं नेपाल में अकेला सन्यासी था जब यहाँ काम शुरू किया। मुझे लोग बहुत आलोचना करते थे, गालियाँ देते थे। घर में भी मेरे माता पिता भी नाराज थे कि सेक्स गुरु के चक्कर में फंस गया है ना। तो लेकिन अब धीरे धीरे आज मैंने नेपाल में 54 साल काम किया है भगवान के लिए। 54 ईयर बिना रुके हुए 54 साल मैंने भगवान के लिए काम किया है। तो उसका फल आया है कि आज नेपाल में 1 लाख सन्यासी हैं, 1 लाख सन्यासी हैं। और जब जिस माला को लेके मैं चलता था तो लोग गाली देते थे कि सेक्स गुरु का चेला बन गया, या ये अधार्मिक है, ओशो अधार्मिक व्यक्ति का चेला बन गया। मुझे बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ती थी। आज 54 साल के बाद इसी माला के चलते मुझे नेपाल में बड़ी इज्जत मिलती। मेरा चलना मुश्किल हो गया, कहीं जाऊं लोग सेल्फी खींचने के लिए इतने लाइन में लगे जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाइए तो प्लेन ही छूट के लगता है ना। लेकिन लगा ना 54 साल लगा, 54 ईयर्स। 54 ईयर दिन रात मैंने यही किया है, सिर्फ ओशो को प्रचारित किया है दिन रात। मेरे जीवन का जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। अभी मैं 81 साल का हो गया हूँ, अभी भी मुझे जीने का उत्साह क्यों है कि भगवान के काम को फैलाना है, लोगों को समझाना है कि वो सत्य बोलते हैं, है ना। तो समय आया तो ऐसे ही लगा मुझे कि अभी भी इंडिया में जहाँ उनका जन्म हुआ, जो बुद्ध पुरुषों की जन्मभूमि है, हजारों बुद्ध जहाँ हुए, इनलाइटेड मास्टर हुए, उस भारतवर्ष में भी लोग अभी तक ओशो को ठीक से पहचान नहीं पाए। जितना आप देखिएगा नेपाल में उनकी इज्जत है, बहुत इज्जत है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के घर में भी ओशो की तस्वीर लगी हुई है। सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब बुला चुके हैं या हमारे कम्यून में आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी सम्मान है, हम लोगों को इज्जत मिलती है ना। मुझे राष्ट्रपति ने भी अवार्ड दिया है ये ओशो के काम करने के कारण। वो इज्जत अभी नेपाल इंडिया में नहीं होगी है। लेकिन ओशो ने इतना साहित्य लिखा, आपने पढ़े होंगे। उनका साहित्य जो है हिंदी को उन्होंने बहुत रिच किया है। हिंदी लैंग्वेज को उन्होंने रिच किया। उनकी 400 पुस्तकें हिंदी में है। हिंदी में एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, जो 2 किताब लिख लेता है 3 किताब मिलता है। 400 किताबें जिसने लिखी हैं हिंदी में, और गीता और उपनिषद कैसी व्याख्या की है, आज तक साहित्य अकादमी ने भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो मैं कह रहा हूँ कि ओशो जो है वो समय के बहुत पहले पैदा हो गए। हम लोग को ओशो को लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और इस शताब्दी के अंत होते होते मेरी जो धारणा है, ओशो उतने ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे दुनिया में जितने अभी भगवान या जीसस क्राइस्ट है ना। जीसस क्राइस्ट भी जब चिल्लाते रहे कम फॉलो में, तो कितने लोगों ने फॉलो किया? 12 लोगों ने सिर्फ फॉलो किया, और उनको सुली दे दी गई, क्योंकि उनके विचार उस समय के हिसाब से रेडिकल थे, उस समय के हिसाब से। आज ना 1/4 दुनिया क्रिश्चियन हो गई है। उस समय तो 12 लोग ही उनके पीछे चले। 12 में भी एक तो जुदास जो सबसे इंटेलिजेंट था, उसने तो उनको बेच ही दिया कुछ पैसे में, ये उनको सुली लगी। तो आज वो जो कम फॉलो जो बोलता था जीसस, आज दुनिया उसको सुन पाई है 2000 साल के बाद। सो ट्रू।
उनके जीवन काल में तो किसी ने नहीं सुना। तो मैं बड़े धीरज के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ओशो जो हैं, ही इज़ ए मसीहा ऑफ द फ्यूचर। So अभी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा उनके प्रचार के लिए, लेकिन इस शताब्दी के अंत होते-होते, क्योंकि दुनिया में अभी जो सोशल मीडिया जिसमें आप काम करते हैं, जी, इसके चलते चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। बुद्ध के समय तो सोशल मीडिया नहीं था, जीसस के समय नहीं था, उनको तो इंटरनेट की सुविधा नहीं मिली, यूट्यूब, फेसबुक की सुविधा नहीं मिली। अभी हमको ये सुविधा प्राप्त है। इसलिए that is the best way right now. इसलिए जीसस को समझने में 1000 साल लगे लोगों को, बुद्ध को समझने में बहुत समय लगे, ओशो को समझने में उतना समय नहीं लगेंगे। मेरी अपनी धारणा है और विश्वास है, इस शताब्दी के अंत होते-होते, जैसे करोड़ों लोग बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, एंड बुद्धा इज़ रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बुद्धिस्ट नहीं है वो भी रिस्पेक्ट करते हैं कि True. इनकी टीचिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, है ना? Yes. हर दुनिया के हर कंट्री में बुद्ध की इज्जत है। तो आप देखते रहिए 70 साल बाकी है इस शताब्दी के अंत होने से 75। इस शताब्दी के अंत होते-होते हर चौराहे, हर मंदिर में ओशो की तस्वीर आ जाएगी, हर घर में ओशो की तस्वीर आ जाएगी। और ओशो बुद्ध से भी ज़्यादा रेडिकल है, बुद्ध से भी ज़्यादा। बुद्ध भी अपने समय बहुत रेडिकल थे, बहुत उन्होंने वेद का विरोध किया, देखिए, Yes. ईश्वर का विरोध किया। उस कितना बड़ा रेडिकल आदमी था। ईश्वर का उस समय विरोध करना, और अभी तक लोग जो पुराने पंथी हैं वो कहते हैं बुद्ध नास्तिक है। बुद्ध हिंदुओं का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वेद, उसका विरोध किया। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को भी उन्होंने नहीं मानते। स्टार्ट किया। फिर चारवाहक ही सिर्फ गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस में बात करते थे, बट ही वाज द ओशो ने फर्स्ट कहा, वन। बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने he was the उस समय first तो one. बुद्ध को लोग, आपको आश्चर्य होगा, नेपाल में जहाँ बुद्ध को जन्म दिया गया है, आज से 1950 तक, 1950 का कितना हो गया अभी, करीब 74 वर्ष हुआ ना, 74, हाँ। 74 हुआ। 74 वर्ष पहले तक नेपाल में बुद्धिज्म बैन था। बुद्ध रिलीजन वाज बैन, एंड बुद्धिस्ट कोई हो जाता था तो उसको लोग देश निकाला कर देते थे। जिस देश में बुद्ध का जन्म हुआ, आज हम लोग गौरव करते हैं कि बुद्ध इज बॉर्न इन नेपाल, उस नेपाल में लोग 1950 तक कोई बुद्धिस्ट हो, बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले लोग यहाँ 5-5 साल जेल में रहे हैं नेपाल में, ओहो। इस देश में। क्योंकि लोगों की इंटेलिजेंस है वो बहुत स्लोली समझती है चीज़ों को। दे मोस्टली वांट डॉगमास कि एक फिक्स रूल दे दो हमें। हमें सोचना मत सिखाओ, हमें फिक्स रूल दे दो कि ये चीज़ ऐसे होती है, हाँ, बना बनाया। या जो हमारे दादा ने सिखाया उसका विरोध मत करो। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे दादा परदादा ने सिखा के गया उसका विरोध मत करो, है ना? राइट, नया आदमी तो नहीं बात करेगा, है? ट्रू। तो आज जैसे बुद्ध की इज्जत है, मैं आपसे आशुतोष जी कह रहा हूँ, हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन तो मेरी बात तो आपका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो तो रहेगा ना, वो तो मिटने वाला नहीं है। तो आप देखिएगा, मैं कह रहा हूँ, इस शताब्दी के अंत होते-होते ओशो की वही इज्जत होगी जो आज बुद्ध सारी दुनिया में। इनफैक्ट अभी जो 30s में है, आप ऐसा समझें कि 20 साल से लेकर के जो 40 साल की उम्र के बीच के हैं, उनमें ओशो का बहुत एक्सेप्टेबल है। बहुत प्रभाव आ गया है, लेकिन मैं अभी भी इतना ऑडियंस में ट्रेवल करता हूँ, जी, तो ऐसा होता है, इवन पॉडकास्ट में भी बहुत से गेस्ट आते हैं तो ओशो की बात निकलती है। सो अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात की, दे अंडरस्टैंड हिज टीचिंग्स एंड समहाउ दे आर पॉजिटिव, दे आर नॉट लुकिंग एट हिम इन अ नेगेटिव वे। सो वो जो आप 100 ईयर कह रहे हैं, आई एम श्योर, आई थिंक दैट टाइम विल कम। है ना। लेकिन एक समय था जब मैं ओशो के साथ जुड़ा था, तो उनके प्रवचनों में, एक प्रवचन में मैं बैठा था, एक ओशो ने जब जो पुरानी विचारधाराओं की आलोचना शुरू की, वो करते भी थे, बड़े कठोर शब्दों में आलोचना करते थे। यस, बिल्कुल तो स्ट्रेट लोग, फॉरवर्ड। एक व्यक्ति ने जूता फेंका उन पर, अच्छा, छुरा, मैं देखा उनके ऊपर छुरा फेंका गया है, पत्थर फेंके गए हैं, जूता भी, तो इसका तो मैं साक्षी हूँ। तो एक आदमी ने जूता फेंका उनके प्रवचन में, है ना, पब्लिक टॉप था, तो उन्होंने जूता उठा लिया, कहा कि भाई साहब एक जूता लेके मैं क्या करूँगा, तू जोड़ा फेर दो तो काम भी आए। सो एक ये एस्पेक्ट भी ओशो को जो था, वो जो यूनिक था, कि जो ह्यूमर एंड विटीनेस कभी थी। कभी उनका टेम्पर लूज नहीं होता था।
अच्छा। हर हर चीज़ को वो बड़े दूसरे ढंग से लेते। बड़ी हँसी हुई, सारी लोगों ने सोचा था कि ओशो लज्जित हो जाएँगे क्योंकि जूता उन पर फेंका गया है, किसी ने ऑडियंस में जूता फेंका था। उन्होंने तो जूता उठा लिया, कहा कि ये जूता लेके मैं क्या करूँगा? दूसरा भी फेंको तो किसी के काम का ही आ जाएगा। हँसा दिया, सब लोग हँसने लगे। तुरंत जो सीरियसनेस थी, वो लाफ्टर में चेंज हो गई। यस, ये दैट वाज़ हिज यूनिक। और जो छुरा फेंका गया, जो प्रवचन दे रहे थे, तो विलास टूपे करके एक व्यक्ति थे, महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने उन पर छुरा फेंका। छुरा फेंका, सारा ऑडियंस, हम लोग उस समय प्रवचन में करीब 10,000 लोग बैठे थे। अच्छा। तो सब लोग पुणे में थे, बुद्धा हॉल में। तो सब लोग स्तब्ध हो गए, गुरु पर छुरा फेंका गया, मार। वो खड़ा हो गया और बोल ही रहा है कि रणधीर जी, आप ऐसी बातें बोलते हैं, आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको मार देंगे करके उसको ओहो! छुरा फेंका। तो सब लोग स्तब्ध हो गए, सब ये हो गए। फिर ओशो इतने शांत और स्थिर रहे कि सबसे उनको चिंता इस आई कि इस आदमी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। फिर 10,000 लोग गुरु पर छुरा पड़े तो उसको तो मार देते लोग वहाँ। राइट। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको इज्जत के साथ हॉल के बाहर कर लो, इज्जत के साथ, कोई इनके साथ दुर्व्यवहार मत करो। और उन्होंने कहा कि कोई एक आदमी कोई सिर फिरा, आ गया है छुरा फेंका, हिंदुस्तानी छुरा, देखो इसमें जंग लगा हुआ है, प्याज भी नहीं कटेगा। इतना मजाक में उड़ा दिया उसको, लेकिन इतना हम लोग तो रोने लग गए थे। मैं एकदम फ्रंट लाइन में बैठा था, मेरे हम जहाँ बैठे उसके थोड़ी दूर पर जाकर के उन खैरियत ये हुई कि छुरा लगा वो मंच में, मंच से गिर के हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ गिर गया, उनको नहीं लगा छुरा। लेकिन गुरु पर कोई छुरा फेंके, समझिए ना, अभी ये बैठे और कोई कोई ऐसा करे तो कितने लोग स्तब्ध हो जाएंगे, भाग जाएंगे, उठेंगे, सबसे प्रतिक्रिया। वो ऐसे ही शांत बैठे रह गए, ऐसे शांत बैठे रह गए, और उनको उसको लोगों ने पकड़ लिया। तो सबसे पहले उनका कंसर्न था कि नहीं, इनको बड़ी इज्जत के साथ आश्रम के बाहर, इनके साथ कोई दुर्व्यवहार व्यवहार नहीं होना चाहिए। और उसने कहा कि देखो, विदेश में मैं रहता तो मेरे ऊपर बम फेंकते लोग, हिंदुस्तान है इसलिए छुड़ा मेरे। उन्हें एक आदमी ने पूछा था कि आप भारत के बाहर क्यों नहीं चल जाते हैं, बाहर आप भारत में तो आपको कोई समझता नहीं है। तो वाले कहा देखो, भारत में रहने का फायदा है, अगर मैं ये बात अमेरिका में कहता तो मुझे लोग गोली मार देते, मैं मर जाता, या बम फेंकते तो तुम लोग भी घायल हो जाते। हिंदुस्तान देखो कहने का कितना फायदा है, लोग छुड़ा अभी तक छुड़ा फेंक रहे, इस छुड़ा में जंग लगा हुआ है, इसमें प्याज भी नहीं कटेगा। अब देखिए, पूरा माहौल हंसने लग गया। द विटिन ये ये और जरा भी वो हिले नहीं, वो प्रवचन की वीडियो आप देखिएगा, हिले नहीं उसमें। फिर सब अच्छा, वीडियो भी है, हाँ, रिकॉर्डेड है वीडियो है, वो? उसका वीडियो है, वीडियो है। अरे वाह! तो सारा ऑडियंस तो स्तब्ध हो गया, सब, मैं भी बहुत रोने लग गया, बहुत। मेरे गुरु पर छुरा फेंका जा रहा है, तो और कह रहा है कि आपको जिंदा नहीं रखे रहेंगे, हमारा संगठन आपको मार देगा। उनका एक संगठन भी था, उसको बिल्कुल कहेगा कि भाई इनको इज्जत सो के साथ बाहर। इवन भारत में भी कुछ लेवल के जो इवॉल्व्ड लोग थे, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आई थिंक ओशो को रीड करते थे और मानते भी थे, बट मे बी कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ अपने आप को सेफ रखने की वजह से इतना ओपनली नहीं बोलते थे। आई थिंक आई हर्ड हिज टॉक समवेयर वेयर ही वाज टेलिंग दैट इंदिरा गांधी यूज्ड टू कॉल हिम अ लॉट एंड शी यूज्ड टू स्टडी हिज बुक्स एंड शी यूज्ड टू से कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल करेक्ट है, बट वी ऑल्सो हैव टू रन अ पार्टी एंड वी कैन नॉट गो अगेंस्ट यू। सो उसकी उस उसकी कहानी मैं बताऊंगा। हाँ। इंदिरा गांधी भी शुरू में उनके पक्ष में नहीं थी, अच्छा। उनके पक्ष में नहीं थी। और क्योंकि उनकी बातें जो थी, राजनीति को उन्होंने बहुत गाली दी है, देखो। राजनीति, रिलीजन, हाँ, मैरिज। सब चीज को गाली दी है। तो इंदिरा गांधी कैसे उनके पक्ष में आई, इसकी एक कहानी मैं बताऊंगा हाँ प्लीज। आपको। एक बात वो कहते थे कि फैमिली प्लानिंग हिंदुस्तान में बहुत आवश्यक है। ये आबादी तेजी से, जबकि भगवान जब थे तब इंडिया की आबादी 45 से 50 करोड़ तक हुई थी। ओके। हाँ, जिन दिनों ये कहते थे, उस समय जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो इंडिया की पॉपुलेशन 50-55 करोड़ तक हुई थी बाद में। अभी 1 अरब 40 करोड़ हो गया है। तो उस समय भगवान कहते थे कि अगर फैमिली प्लानिंग अभी नहीं करोगे तो इस शताब्दी के अंत होते होते 1 अरब हो जाओगे तुम। तो हर रोड पर इतनी ट्रैफिक जाम होगी और पोल्यूशन होगा और पानी की कमी हो जाएगी और नदियाँ
प्रदूषित हो जाएगी, इसलिए फैमिली प्लानिंग करो कहते थे। इंदिरा गांधी को उनकी ये बात अपील कर गई। उसमें इमरजेंसी में आपने सुना होगा फैमिली प्लानिंग वाले एजेंडा ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये बात भगवान को भी, भगवान की बात इंदिरा गांधी के समझ में आ गई। शी वाज इंटेलिजेंट कि गरीबी नहीं दूर होगी जब तक कि फैमिली प्लानिंग नहीं होगी। ओके। अब फैमिली प्लानिंग की आपसे बात करूं तो राम तीर्थ हुए हैं एक बहुत बड़े यूनाइटेड मास्टर स्वामी राम तीर्थ, नाम सुना होगा आपने। वो 1906 में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, है ना। बहुत साल पहले, 100 साल से ज़्यादा हो गया। उस समय इंडिया की आबादी 30 करोड़ थी। मैं रामकृष्ण साहित्य अभी पढ़ रहा था, मैं आश्चर्यचकित हो गया। 1902 या 3 का उनका प्रवचन है, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को परिवार नियोजन के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो इस शताब्दी के अंत ये 1 अरब हो जाएगा और हर जगह ट्रैफिक जाम होगी और हर जगह पोल्यूशन होगा। ये देखिए जो एनलाइटेंड आदमी है कितने आगे की सोचता है। जब 30 करोड़ आबादी थी तब उसने देख लिया कि 1 अरब हो जाएगी। सो ट्रू। तो ओशो ने भी ये 1960 से ही कहना शुरू किया, जब उसने 40 करोड़ 45 करोड़ इंडिया की आबादी थी। बाद में उनके सही छोटे स्वयं 60 करोड़ तक हुई थी। उन्होंने बड़ा और कहा कि कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। ओके। क्योंकि नहीं तो अब देखिए, अभी आप अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद की रोड की भी कंडीशन जानते होंगे। बॉम्बे में या दिल्ली में मुझे जाना पड़ा है तो देखा हूँ कि दिल्ली में नोएडा से अगर आप उधर जाएं दिल्ली के दूसरे छोर पर, कभी कोई 4 घंटे लग जाते हैं। सही बात है। तो 4 घंटा, हमारा इंटरव्यू था वहाँ, हम लोग रहते थे गुड़गांव में, और नोएडा में हम लोग का इंटरव्यू था। आधा दिन चला गया आने जाने में। कई इंटरव्यू तो हो नहीं सके। जो इंटरव्यू लेने वाले आए थे, जो गुड़गांव में लेने वाले, उनको 6 घंटा लग गया। उस दिन थोड़ी बरसात भी हो गई थी तो, और रोड ये हो गया। तो अब एक शहर में एक छोर से दूसरे छोर जाने में 6 घंटा लग जाए, आपके जीवन का 6 घंटा मतलब चौथाई है। 25% ऑफ योर टाइम इज वेस्टेड ऑन द ट्रैफिक। बेंगलोर का एक किस्सा है। हम एक फ्रेंड के साथ में थे, उन्हें दुबई की फ़्लाइट में बिठा करके और वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस घर जा रहे थे। तो वो जो आंटी थी वो दुबई पहुंच गए, लेकिन हम घर नहीं पहुंच पाए थे। ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार मेरे साथ हुआ है। मैं रूस में मैंने बहुत कैंप किए हैं। रूस मेरा एक जी। फेवरेट स्पॉट है, बहुत लोग मुझे मानते हैं। तो मास्को की ट्रैफिक भी दुनिया में एक बहुत कंजेस्टेड ट्रैफिक है। मास्को की बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक। तो एयरपोर्ट पर हम वो लोग छोड़ने आते थे, सब ग्रुप आता था। तो दिल्ली की फ्लाइट जो है मास्को से 5.5 घंटे लगते हैं। ओके। मास्को टू दिल्ली। वो लोग कहते थे कि आप दिल्ली पहुंच जाओ तो फ़ोन कर देना कि प्रेम से कि मैं सेफली दिल्ली पहुंच गया। तो दिल्ली लैंड करते ही मेरा पहला काम होता था कि उन लोगों को बता दें कि हम ठीक से पहुंच गए, सामान वामान सब मिल गया, सब हो गया। जब मैं फ़ोन करता किया तो कई बार लोगों ने कहा कि आप ठीक से पहुंच गए, लेकिन हम अभी ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, हम घर नहीं पहुंचे। एयरपोर्ट से सिटी में पहुंचने में 5.5-6 घंटे। मास्को की हालत ये है, उससे अब तो और कितना बढ़ गया होगा इधर। तो कोरोना के बाद मैं गया नहीं हूँ मास्को, अब तो क्या बढ़ गया होगा। मास्को में ऐसा था कि लोगों को जो फ्लाइट पकड़नी होती थी ना, तो रात में सुबह की अगर आपको दिन की फ्लाइट पकड़नी है तो रात में आकर के एयरपोर्ट पर भी होटल में रहते थे। ओके। इसी तरह से एयरपोर्ट, मास्को एयरपोर्ट पर आप देखेंगे बहुत सारे होटल हैं। इसलिए चलते हैं कि ट्रैफिक में लोगों को 6 घंटा 8 घंटा लग जाता है। फ्लाइट छूट जाती थी। ये एक दिन पहले अगर सुबह की फ्लाइट है अगर उनकी 8 बजे की, तो आज ही रात में आकर के होटल में रहते थे, तब सुबह की फ्लाइट में। तो ये हालत हो गई है अभी, है ना, राइट। दुनिया की। दुनिया पागल है, सोचती नहीं है कोई इस पर। तो आज का जो ये इतना फास्ट पेस दुनिया चल रही है, अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो आज के टाइम पे आप ओशो के जो टीचिंग्स हैं, चाहे वो डिस्कोर्सेस के थ्रू जो नॉलेज आ रही है या फिर जो प्रैक्टिकल मेडिटेशंस हैं, उनका क्या रोल आप देखते हैं? व्हाट इज़ देयर रोल इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट? मैंने कहा ना, ओशो ने जो कह दिया वो तो भविष्य के लिए कहा है। आज जब हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब और 40 करोड़ हो गई है ना,
45 करोड़ हो, 1 अरब 45 करोड़। इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को भी आगे से निकल गया है। अब ट्रैफिक जाम ऐसी ऐसी होती है, लोग अभी मनाली गर्मियों में अगर आप हिल स्टेशन जाएं तो आपको पता चलेगा 2-2 दिन 3-3 दिन लोग रोड पर रह जाते हैं। एक बार मनाली का जो गर्मी में जाम हुआ तो हम लोगों ने पड़े 7 दिन तक गाड़ी नहीं चली, हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और फूड पैकेज हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने पड़े, है ना। तो ऐसी दुनिया हो गई है, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आज अगर इंदिरा गांधी जो चुनाव हारी, उसका एक बड़ा मुद्दा यह था कि उसने फोर्सफुली फैमिली प्लानिंग करवाया था, बहुत फोर्सफुली करवाया था। तो आज भी लोग अगर डरते हैं, इनको मोदी जी को बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग प्राइम मिनिस्टर मिला है, आपको आप बड़े भाग्यशाली हैं, संत भी है और बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है। उनको पता है कि फैमिली प्लानिंग जरूरी है, लेकिन इंदिरा गांधी के इंसिडेंट से किसी भी इंडियन को लीडर को हिम्मत नहीं हो रही कि फैमिली प्लानिंग की बात। इंदिरा गांधी हारी इसी के कारण, जबरदस्ती उन्होंने किया। तो लोगों के जो डर ये है कि नहीं हमें तो आज़ादी है, हमें 3 बच्चे बता 7 बच्चे पैदा करें, हमें तो आज़ादी है। और इसमें धर्म है, अल्लाह का क्या है कि भाई हमारा धर्म दुनिया का, अभी क्रिश्चियन धर्म जो है दुनिया का सबसे पॉपुलर धर्म है। अब इस्लामिक लोगों को लगता है सेकंड में है, नहीं थोड़े बच्चे और पैदा करो, हम दुनिया के सबसे बड़े हो जाए, या इंडिया में हमारी पॉपुलेशन इतनी है ये बढ़ जाए। हिंदुओं को लगता है कि नहीं हमारी जनसंख्या नहीं घटे भाई, हम भी बच्चे पैदा करो। हिंदू गुरु भी सिखाते कि नहीं तो मुसलमान लोग जीत जाएंगे, तुम लोग भी बच्चे पैदा। ये धर्मों का कंपटीशन बच्चे पैदा करने में है। सो ट्रू। पूछिए अभी भी चेत नहीं आई है। और दुनिया कितनी पुरानी है, मैं मेरा बस चले तो मैं कहूँ अफ्रो एशियन कंट्री जो गरीब कंट्री है, जहाँ लोगों के पास खाने पीने की सुविधा नहीं है, एशिया के कुछ कंट्री को छोड़ दीजिए आप, जापान को या नॉर्थ साउथ कोरिया को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो बहुत गरीबी ही है ना। अफ्रीका में तो और गरीबी है। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम मेरा कहना है $10,000 से कम हो पर एनम, उस कंट्री में कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग की। जिस कंट्री में 10,000, हमने देखा है बहुत बढ़िया से, इसको मैं 40 साल से इस पर रिसर्च देख रहा हूँ, भगवान की कार। जैसे ही कंट्री की पर कैपिटा इनकम $10,000 पर एनम से ज़्यादा बढ़ती है, लोग कॉन्शस हो जाते हैं और धनी देशों की आबादी गिर रही है। आप देखिए जापान चिंतित है, जापान की आबादी गिर रही है ना। कोरिया चिंतित है, जो नॉर्थ साउथ कोरिया है उसकी आबादी गिर रही है ना। इटली में भी गिर रही है, पूरा यूरोप में गिर रही है। अमेरिका की आबादी, अमेरिकन की आबादी तो माइग्रेट से चलते वहाँ देश चल रहा है। अमेरिका की, कनाडा की, जहाँ आपकी संपन्नता होती है वैसे ही आबादी गिरनी शुरू हो जाती है। उसका 2 कारण है, एक तो लोग कॉन्शस होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कॉन्शस होते हैं, उनको भी लगता है, और फिर उनको फ्रीडम चाहिए। 7 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहाँ अपना जीवन कैसे एंजॉय करेंगे, तो वो कॉन्शस होते हैं। गरीब तो अनकॉन्शस होता है, उसको तो जितने बच्चे पैदा होगा उतना लकड़ी लाएगा, एक पानी जोड़ेगा, एक भीख मांगेगा तो घर का खर्चा चलेगा गरीबों को। और दूसरा मनोरंजन का दूसरा साधन भी नहीं है, सेक्स कितनी हुआ, हर रात मनोरंजन का कोई दूसरा साधन भी नहीं गरीबों के पास। और लोग तो क्लब जाते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, घूमते हैं। गरीब के पास मनोरंजन का एक ही साधन है। इसलिए गरीब देश की जनसंख्या बढ़ेगी ही, इसको मानिए आप। अफ्रीका की बढ़ रही है ना। अफ्रीका में भी जो कंट्री थोड़ा रिच होता है वहाँ रुक जाती है। एशिया में देखिए, एशिया की बढ़ रही थी, जापान की घटने लग गई, बहुत तेजी से घट रही है। घबरा रहे हैं जापानी लोग कि एक्स्ट्रा छुट्टी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा वेकेशन दे रहे हैं, हाँ ये बेबी प्लान करने के लिए उसको इतनी फैसिलिटी मिलेगी, कमरा मिलेगा, ये मिले। रूस की घट रही है, रूस की जो कम्युनिस्ट खत्म हुआ उसके से रूस की जनसंख्या घट रही है। थोड़ी सी फ्रीडम हुई है, थोड़ी सी एफिलेंस हुआ है ना। तो जैसे मैंने देखा है, जिस देश की जनसंख्या, जिस देश की पर कैपिटा इनकम $10,000 से ज़्यादा होते ही जनसंख्या अपने आप बढ़ते। तो यूएनओ को ये प्रस्ताव करना चाहिए या कंट्री को करना चाहिए कि जब तक हमारी जनसंख्या, हमारी पर कैपिटा इनकम एवरेज इंडियन की
नेपाली की $10,000 नहीं होगी, मतलब $1,000 मंथली नहीं कमाएगा, तब तक वहाँ फैमिली प्लानिंग कंपल्सरी होनी चाहिए। सो ट्रू। ये ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा? देखिए, तो पानी भी काठमांडू में कहीं पानी नहीं मिलता, टैंकर का पानी। हम लोग तो फॉर्चुनेट है कि हमें माउंटेन का पानी मिल रहा है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। होल काठमांडू में लोग टैंकर का पानी पी, दिल्ली में, नोएडा में, जो ये गुड़गांव में इतनी रिच कॉलोनी है, सब लोग टैंकर का पानी पीते। मॉस्को में क्या होता है, पानी जो हम लोग को मिलता है, सेफ्टी टैंक का पानी को उसको ट्रीट करके वो पीने के लिए देते हैं। राइट। ऐसी गंदी स्थिति हो गई है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ये दुनिया पागल है ना? कबीर ने 400 5 6 7 साल पहले कहा था, 6 7 साल पहले, साधो देख जगत बौराना। देखो, जगत पागल है। आज ओशो वही कहते रहे, और हम लोग यही देख रहे हैं कि एक पागल दुनिया में हमको जीना पड़, जहाँ कोई रैशनल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो आवश्यक है ना। पेड़, देखिए, ग्रीन कवरेज कितना घट गया है। एक समय था जो हमारे इंडिया का, तो मुझे डाटा नहीं पता है, नेपाल का ग्रीन कवरेज जो था 66% था जब हम बच्चे थे। वो तक की बात है ये जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, तो 66% नेपाल वाज कवर्ड बाय ग्रीनरी, है ना? अभी वो घट करके 25%, रियल फॉरेस्ट जो है 25-30% हो गया। तो उसकी उसकी बर्बादी हो रही है। उससे उससे पानी तराई तराई का बेल्ट जो है पूरा, उसमें पानी कहीं है ही नहीं। जिस कुएं में पानी आता था, सब कुआं सूख गया। एक तो आप देखिएगा दुनिया भर में हो रही है कि ट्यूबवेल का जो पहले 50 फीट पड़ाता था, तो अब 100 फीट पड़ाता है, 100 फीट पड़ाता था, 150 फीट पर। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कोई एक देश में नहीं, सारी दुनिया में पानी की कमी है, और बहुत बड़ा हाहाकार है पानी का। और यही हाहाकार उसको कहते रहे, किसी ने सुना नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे या उसको को सुनते थे, तो कभी सोचा नहीं था कि पानी की बोतल लेके चलनी पड़ेगी। ट्रेन, अगर हम बच्चे थे तो ट्रेन में जब चलते थे, तो हम लोग सुराही लेके चलते थे लंबी जर्नी में, क्योंकि पानी ठंडा होता है। हर स्टेशन पर नल का लगा हुआ था, पानी भर लिया और रख लिया, ठंडा पानी पी रहे हैं सुराही। हर स्टेशन पर कहीं भी पानी पी सकते थे, वो वाटर वाज सेफ। आज ऐसा जमाना आ गया है कि कहीं आप किसी नलके का, किसी नदी का, किसी पहाड़ का पानी, झरने का नहीं पी सकते आप। सारी नेपाल में जो हम लोग ट्रैवल करते थे, तो ये तो गॉड गिफ्टेड कंट्री है। यहाँ तो हर 2-4 मील पर आपको झरना मिल जाता था पहाड़ में, या नदी मिल जाती थी। तो हमें याद है बचपन में मैं जब ट्रैवल करता था, तो जहाँ नदी मिल, मेरे गांव में नदी थी, उस गांव में नदी का पानी हम लोग पीते थे। आज उस गांव का नदी की हालत जो है, वो समझिए कि ड्रेन जैसा गंदा, उसके अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, मांगता है। ये बागमती है काठमांडू में, देखिए, उससे आप खड़े नहीं हो सकते। वो लगता है कि नाल बह रहा है। तो दुनिया में पानी की इतनी बड़ी किल्लत होने वाली है। आपके राजस्थान में है, देखिए, सुनिए, इंडिया में लोग 4-4 किलोमीटर पानी लेकर के सर पर आते हैं। ट्रू ट्रू। लेकिन कोई सुनने के तैयार नहीं है कि ग्रीन कवरेज बढ़ाओ, पेड़ ज़्यादा लगाओ, या बच्चे कम पैदा करो। ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक पागल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। हमको अपने धर्म की संख्या बढ़ानी है, मुसलमान की संख्या बढ़ानी है, 7 बच्चे पैदा करो। हिंदू लोग कहते हैं, अरे भाई, मुसलमान हमसे जीत जाएंगे, हम लोग 9 बच्चे पैदा करो। क्या सोल्यूशन क्या है आपके अकॉर्डिंग इसका, कि कैसे मैं तो, अगर पागल हैं तो उन्हें समझदार कैसे बनाया जाए? एक तो मेरा बहुत इजी सोल्यूशन है जी। कि ओशो की जो ये फैमिली प्लानिंग पर किताब जो है, गरीबी दूर करने पर जो किताब है, ओशो अच्छा, की किताब है, समाजवाद से सावधान, बिवेयर ऑफ सोशलिज्म। इन टॉपिक्स पे भी लिखा है रोशन? खूब लिखा है, हम आपको देंगे ना, आपको, जी। आप यहाँ जाने लगे तो परिवार नियोजन पर उनकी किताब है, समाजवाद पर, गरीबी कैसे दूर हो, इस पर किताब है। ये सब मेरा पहला सजेशन ये है, ये सब किताबें इस स्कूल के कोर्स बुक में रखिए, ताकि बच्चों को स्कूल से ही पता चले कि परिवार बढ़ने, संख्या बढ़ने से संसार में क्या क्या समस्या हो रही। अभी आप, सबसे बड़ा जो ट्रैफिक जाम हुआ है चाइना में, कुछ साल पहले हुआ था, 12 दिन तक रोड पर लोग दोनों साइड से रहे, 12 दिन, एक आदमी हिल नहीं सका। हेलीकॉप्टर से लोगों, स्त्रियों को, बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा, और खाना गिराना पड़ा हेलीकॉप्टर। 12 डेज बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, ट्रैफिक जैम। किस शहर में ट्रैफिक जाम नहीं, जरा बताइए आप, दुनिया के कौन सा शहर है जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है?
तो लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है सुबह का टाइम और शाम का टाइम। लोग काम करके लौटते हैं तो शाम के समय में 5 बजे ऑफिस बंद होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। सब होता है। तो Yes. घर पहुंचते पहुंचते उनको कभी 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है। सुबह में भी ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए उनको सवेरे निकलना पड़ता है। अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचनी है तो 6 बजे निकलना पड़ता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन ए ट्रॉपिकल कंट्री इज मॉर्निंग एंड इवनिंग, and that time is wasted in traffic jam। जो समय सबसे सुंदर है ट्रॉपिकल कंट्री का, जो सबसे अच्छा सुबह है समय है वो सुबह और शाम, जिस समय आपको घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, नदी के किनारे बैठना चाहिए। वो समय आप ट्रैफिक जाम में गंदा धुआं Inhale रहते करते हैं। हैं, और pollution। इरिटेशन कितना होता है लोगों को, 3 घंटे जब ट्रैफिक जाम में रहना पड़ता है, तो आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा कि उनके दिमाग पर कितना बुरा होल डे उसका इम्पैक्ट रहता है। So true। तो ये ट्रैफिक जाम कैसे कम, क्यों इस पर एक आदमी नहीं सोचता है कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, शहरों की में ग्रीनरी नहीं होगी, ये नहीं हो सकता है। एक आदमी नहीं सोचता है। तो ओशो ने इस पर आज से 60 साल पहले बोला है ना। No। आई होने जब हिंदुस्तान की आबादी 50 करोड़ थी, तब भगवान को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये शताब्दी बीतते बीतते हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब हो जाएगी, तुम लोग को पानी के बोतल लेके चलना पड़ेगा। आज जिला लेके चलना पड़ा है ना। और भगवान ये भी कहा है कि अगर तुम लोग नहीं चेतोगे तो ऐसा भी दिन आएगा, जैसे कॉफ़ी शॉप होती है ना, ऐसे ऑक्सीजन पार्लर जगह जगह खुल जाएगी शहरों में। ऑक्सीजन भी अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने देखा खुली हुई है, दिल्ली क्लियन एयर्स के पंप भी आने लगे हैं। पंप भी आने लगे, बॉटल में कनाडा में लोग बॉटल में लेके Yes। चल रहे हैं ऑक्सीजन लेके, इनहेल कर लेते हैं। इनहेल कर Yes। चाइना में। तो अब आपको 2 बोतल चलना पड़, अगर आप वो देखिए देयर इज 2 अल्टरनेटिव। मैं कहता हूँ 2 ही अल्टरनेटिव है, या तो ओशो को सुनो, पढ़ो, स्कूल में पढ़ाओ, या 2 बोतल लेके चलो, एक ऑक्सीजन की और एक पानी की। ओशो को इंडिया से कब बाहर जाना पड़ा था? बिकॉज ये थ्रेट्स की वजह से, 81 में थ्रेट्स की वजह से हुआ था ये? किस चीज ने प्रोवोक किया कि उन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा? क्या हुआ, मोरारजी देसाई जो थे ओशो के बड़े विरोधी थे, अच्छा। बहुत विरोधी रहे। तो कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कांग्रेस में। उसका विरोध ये था कि मोरारजी भाई की जो भतीजी थी वो सन्यासी हो गई थी हमारी। अच्छा। गुजरात में उनका बहुत भगवान का प्रभाव था, तो उनके कई रिलेटिव सन्यासी हो गए थे। तो मोरारजी थे पूरे गांधीवादी, और ओशो जो गांधी की आलोचना करते थे तो उनको बड़ी चोट लगती थी। पर ओशो तारीफ भी करते थे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो एज ए ह्यूमन बीइंग तो तारीफ भी करते थे। तो लोग तारीफ को उतना महत्व नहीं देते हैं ना, वो तो कहते हैं गांधी तो देवता हैं। अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है इंडिया में, तब ना लोग गांधी की थोड़ी आलोचना करने लगे। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तक तो गांधी देवता थे। तो गॉड की आप आलोचना करेंगे, कोई सहने के लिए तैयार नहीं था। तो ओशो मिसअंडरस्टूड हुए इसी सब कारणों से कि लोगों की जो गलत धारणाएं दिमाग में बैठी हुई थी, लोग कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब गांधी जी कहते थे ब्रह्मचर्य से परिवार नियोजन करो, वो परिवार नियोजन के विरोध में बोलते थे। कि आज भी चर्च जो है वेटिकन परिवार नियोजन के अगेंस्ट है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं नहीं, ये जो है एबॉर्शन है या फैमिली प्लानिंग है या अननेचुरल चीज़ है, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम द सेक्स, सेक्स से तुम कम हो। अरे कहने से होगा, पादरी लोग पकड़ाए रहे हैं बच्चों के साथ सेक्स करते हुए। ये अमेरिका में कितने कितने केस चल रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज, यस इट्स रियल, चाइल्ड अब्यूज इज रियल। चाइल्ड अब्यूज तो सबसे ज्यादा हो रहा है अमेरिका में। और कौन कर रहे हैं? पृष्ठ लोग कर रहे हैं, पृष्ठ लोग कर रहे हैं। और वही लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य करो, ब्रह्मचर्य करो, बच्चे पैदा करो। ये फैमिली प्लानिंग जो है वो पाप है। अब देखिए, तो वेटिकन भी नहीं इसके पक्ष में है, एबॉर्शन के पक्ष में नहीं। बिना एबॉर्शन के, बिना फैमिली प्लानिंग के दुनिया की आबादी अभी तो 8 अरब हो गई है, अब 10 अरब हो जाएगी। और उसमें भी क्या होगा, दिक्कत यह है कि जो देश संपन्न है या जो व्यक्ति संपन्न है, हिंदुस्तान में भी जो पढ़े लिखे संपन्न व्यक्ति है वो 1 ही 2 बच्चे पैदा करते हैं। जो रोड पर ठेला चलाता है वो 7 बच्चे पैदा। आजकल तो कहीं कर भी नहीं रहे।
हाँ, आजकल तो तो कई बहुत तो एजुकेटेड है, चूज हाँ, नॉट तो टू। समझदार हैं, पढ़े, जो बच्चों को पाल, देखिए दिक्कत क्या है इसको राठौर जी ठीक से समझिए, जो बच्चों को ठीक से पाल सकते हैं वो कॉन्शियस हो गए हैं। उनको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए घूमने के लिए, पत्नी के साथ विदेश जाने के लिए, तो 7 बच्चे लेके कैसे जाएँगे, है ना? तो वो एक 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 बच्चे या 2 बच्चे पर रुक जाते हैं। जो ठेला चलाता है ना? एक वो झोपड़ी में रहता है, एक तो उसके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं पत्नी के सिवा, हर रात उसको सेक्स करना है, और इतनी कॉन्शसनेस भी नहीं है कि भाई सेक्स करना है तो उसके फैमिली प्लानिंग के मेजर करके, इतनी कॉन्शसनेस भी नहीं है, इतने कोई बताने वाला भी नहीं है। तो उसको तो क्या है कि 2 बच्चे और हो गए तो और ठेला चलाएगा, तो घर में ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो 7 बच्चे वो ठेला चलाएँगे, तो हम लोग ठीक से ट्रू, खाएँगे। ट्रू, ट्रू। देखिए, तो ये एक यही इशू को देखिए, एक फैमिली प्लानिंग और पर्यावरण, ये 2 बात जो ओशो ने कही, इसी बात को भी आज भी हिंदुस्तान सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज भी 21वीं शताब्दी में, जबकि एक-एक शहर में, एक छोर से दूसरे शहर में जाना 4 घंटा लग जाता है। दिल्ली दिल्ली से आप दुबई 3 घंटे में, 4 घंटे में पहुँच जाएँगे, और अपने घर पहुँचने में उससे ज़्यादा टाइम टाइम। लगेगा। सो 81 वाज द ईयर जब उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में अब नहीं रहना है। सो दैट वाज द टाइम जब वो हाँ, वो ओरेगोन। 81 में क्यों डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारा जो पूना आश्रम था, ओवर क्राउडेड हो गया। कोरेगांव का जो पार्क था, जिसमें हमारी हॉल थी, दैट हॉल वाज़ डिज़ाइन्ड फॉर एज़ ए इंजीनियर। मैं मेरा प्रोफेसर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का है, तो उस समय जो डिज़ाइन हो रहा था, तो मैं भी था उसमें। एज़ ए दिल्ली के, बॉम्बे के बड़े-बड़े आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे, बट एज़ ए प्रोफेशनल आई वाज़ ऑल्सो ए मेंबर। तो वो हॉल डिज़ाइन किया गया था फॉर 5000 पीपल, उसमें 10,000 लोग बैठने लगे। अब बैठने की जगह नहीं मिलती थी, आश्रम में ही चलने की जगह नहीं मिलती थी। ओशो चाहते थे कि एक बड़ा हमको कम्यून मिले इंडिया में, चाहते थे एक बड़ा, वो चाहते थे, ही वांटेड टू मेक ए सिटी ऑफ मेडिटेटर्स। फर्स्ट, वो उनका बहुत बड़ा विजन था कि एक कॉन्शियस सिटी बने, जहाँ लोग कॉन्शियसली जिएं, बच्चे पैदा नहीं करें, हरियाली बढ़ाएं, और जो कम्यून किसी एक धर्म का ना हो, ना हिंदू धर्म का, ना इस्लाम का, ना क्रिश्चियनिटी का, स्पिरिचुअलिटी का हो, जहाँ सारे धर्म के लोग ईमानदारी से जी सके, और जहाँ कोई किसी तरह की जातीयता न हो, क्षेत्रीयता न हो, इवन नेशनलिटी के वो विरोधी थे। भगवान कहते थे तुम लोग राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता कहते हो, राष्ट्रीयता क्या है समझो ना, ये लार्ज फॉर्म ऑफ जातीयता है। यस। तुमको अच्छा लगता है ना? ब्राह्मण को कहो ब्राह्मण सबसे अच्छी जाति है, तो उसको बड़ा मजा आता है। क्षत्रिय कहता है कि नहीं, सबसे तो हमने हमने सारी दुनिया में राज्य किया है, सबसे बड़े जाति तो हम हैं। अब वैश्य कहता है कि पैसा तो हमारे पास है, तुम लोग क्या करोगे? तो सबको अपनी जाति का एक घमंड है ना, अहंकार है, जातीय अहंकार है। तो इसके ये जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय भी एक अहंकार है कि हम भारतीय हैं, और भारत जो है वो स्वर्ण भूमि है, कि हम नेपाली हैं, तो नेपाल जो है वो सबसे पवित्र देश है। हर कंट्री में ही सिखाया जाता है कि तुम्हारा देश जो है वो महान है। पाकिस्तानी कहते हैं जो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान है, पवित्र स्थान है। और हिंदुस्तानी के दृष्टिकोण में तो वो पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तानियों के दृष्टिकोण हिंदुस्तान भी कोई पवित्र भूमि नहीं है। इस तरह से कंजेस्टेड हो गया था हमारा आश्रम। तो उसको चाहते थे कि ऐसा सिटी बनाएं, 1 लाख लोग जा रहे हैं, 1 लाख। 1 लाख लोग। अमेरिका में जो हमारी राजनीतिपुरम बनी थी, हम्म। दैट वाज डिजाइन फॉर 100,000 पीपल। वाओ। हमारे पास 110 स्क्वायर माइल जनोगा, 110 स्क्वायर माइल्स 10 माइल बाय, जमीन लिया आप लोगों ने हाँ 10 माइल बाय 11 माइल, इतने एरिया का। इतना एरिया का। दैट वाज बिगर देन न्यूयॉर्क सिटी। तो उसकी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी कि 1 लाख लोग परमानेंटली रहें, और 30-40 हजार लोग विजिटर के रूप में आए जाएं। अच्छा। 40,000 होटल में रहें, और 1 लाख लोग अपने कमरे में रहें। दैट वाज द मास्टर प्लान ऑफ रजनीशपुरम। और 1 लाख लोग जो रहे, सारी दुनिया के लोग रहे, 200 देशों के लोग लगभग वहाँ आ गए थे ऑलरेडी। जब रजनीशपुरम टूटा है, उस समय तक कम से कम दुनिया के हर देश के लोग आ गए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने धर्म आप जानते सब आ गए थे, हर लैंग्वेज ग्रुप के लोग आ गए थे। तो भगवान चाहते थे कि ये
दो चीज़ें, मनी फ्री सोसाइटी हो, अच्छा, वहाँ पे कोई पैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? जो रेजिडेंट थे उनके लिए पैसे जरूरत नहीं थी, विजिटर्स के लिए था, विजिटर को जाए तो होटल में रहना पड़ता ऑफ था। कोर्स पूरा हाँ, सिस्टम चलाना है। जो रेजिडेंट्स थे जो वहाँ रहते थे उनको दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी। जो बूढ़े लोग थे उनको छोटा काम दिया जाता था कि आप किताब बेचो, जो जवान थे उनको कहा जाता तुम सफाई करो, है? तो वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड कम्यून विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपकी जो नीड है, कपड़े लत्ते, खाना पीना, मेडिकल, क्यों, देखिए आदमी पैसा क्यों जमा करता है कि हमको जो दुख के दिन में काम आएंगे, जब बीमार पड़ जाएंगे तो पैसा काम आएगा। तो ओशो की कल्पना थी कि जो दुख का दिन में कम्यून तुम्हारी केयर करेगा। अभी तपोवन में हमारे यहाँ 70-75 लोग परमानेंट रह रहे हैं और हमारे पास 200 विजिटर्स की जगह है, तो 300 लोग हम लोग कभी कभी हो जाते हैं, कभी अभी भी 200 से प्लस आदमी है अभी तपोवन में। अब जो हम लोग रह रहे हैं, हमको खाना कम्यून दे रहा है, रहने का कमरा कम्यून दे रहा है, बिजली का बिल कम्यून दे रहा है, हमें तो पैसा खर्चा ही नहीं होता है, पैसे की होल्डिंग करें, तो पैसा लेके हम करेंगे क्या। तो ओशो का दृष्टिकोण था, बहुत बड़ा दृष्टिकोण था कि मनी फ्री सोसाइटी, पीपल विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल टैलेंट एंड कम्यून विल टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल एंड मेंटल नीड्स, जो उनका है वो कम्यून देखेगा। तो जब कम्यून में लोगों की केयर होने लगी, तपोवन में जो हमारे 70-75 स्टाफ रह रहे हैं, बहुतों का बैंक में अकाउंट ही नहीं है, क्यों रखेगा। उनको खाना, अच्छा खाना जो एक एवरेज नेपाली खाता है उससे अच्छा खाना हमारा मिलता है, अच्छा कमरा है रहने के लिए, 24 घंटा गर्म पानी नहाने के लिए मिलता है ना। तो हम पैसा ले, जब बीमार पड़ते हैं तो हमको दवा देती है कभी, तो हम पैसा लेके करेंगे क्या। सो 81 में जब वहाँ गए वो, तो ये कम्यून बनने में रजनीशपुरम में कितना समय लगा था? आप उसी टाइम पे आ गए? 3 साल में बन गया था, 2 साल के अंदर? हाँ बन गया था। मैं 83 में रजनीशपुरम गया, 81 में भगवान गए, 3 साल भी नहीं, 2 साल में कब उस समय 5,000 लोग वहाँ रहने लगे। 2 साल में 5,000? 5,000, और उनकी सारी फैसिलिटी थी। तो वो वहीं रहते थे? वहीं रहते थे, ओशो उधर ही रहते थे? ओशो वहीं रहते थे। आप वहाँ 83 में शिफ्ट हुए, आप हम वहीं रहे थे या आना जाना करते थे? हमको हम आते जाते रहे, हमको ओशो मेरे शुरू से ही उन्होंने क्या कह दिया था कि तुम मेरे पास 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहोगे, क्योंकि यू हैव टू वर्क इन योर कंट्री नेपाल, तो 2/3 टाइम यू हैव टू लिव इन नेपाल, 1/3 टाइम यू कैन स्पेंड विथ मी। तो मुझे वो शुरू में ही जब मैंने दीक्षा ली ना, तभी उन्हें कहा कि योर वर्क स्टेशन इज नेपाल, तुमको नेपाल में मेरा काम फैलाना है, काम करना है, इसलिए तुम अब, हम कहते हैं भगवान आपको जान छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है, तो कहते नहीं तुम आते रहो, तो एक हिसाब करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास साल में 4 महीने रहोगे, 8 महीने नेपाल में रहोगे। मुझे रजनीशपुरम में 2 बार मैं गया, लेकिन वही मेरा जो कोटा था उससे ज़्यादा रहने नहीं देगा, मुझे प्रेम देते। तो अब मैं समझता हूँ अगर नेपाल में मैं नहीं रहता तो इतना जो काम हुआ है आज, दैट्स ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर कि ओशो इज रेस्पेक्टेड बाय प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर टू प्यून, हर आदमी ओशो को रेस्पेक्ट करता है। So, 1 लाख लोग माला पहन के चलते हैं और गौरव के साथ चलते हैं, इज्जत के साथ। और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 3 करोड़ से भी कम। 3 करोड़ में से जो 1 दिल्ली की जो पॉपुलेशन है ना, 3 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है, हमारी जो ऑफिशियल टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ 90 लाख है, और इसमें 90 लाख नेपाली हमेशा विदेश में रहते हैं उससे ज़्यादा, समझे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलवेज आउटसाइड। तो अंदर नेपाल में 2 करोड़ से ज़्यादा आदमी कभी नहीं रहते हैं, तो ये रजनीशपुरम वाला जो पूरा एपिसोड आया नेटफ्लिक्स में आया, जिसमें उन्होंने एक बायस्ड व्यू मेरे ख्याल से दिखाया, वो एपिसोड में आप कितने कनेक्टेड थे? वो एपिसोड क्यों हुआ, अगर उसकी कुछ क्लैरिटी आप लोगों को दे सकें। जब ओशो 81 में गए, ओशो चाहते नहीं थे हिंदुस्तान से जाना, ऑब्वियसली बराबर वो कहते थे कि देखो यहाँ पर तो लोग मूर्ख हैं, मुझ पर जूते फेंकते हैं, प्याज फेंकते हैं, छुरे फेंकते हैं, अमेरिका में बम फेंकेंगे, दे आर सोफिस्टिकेटेड, है ना, वो बहुत हिसाब से मार देंगे मुझे, इसलिए कहते थे कि मैं हिंदुस्तान इज बेस्ट कंट्री टू डू दिस टाइप ऑफ जॉब, क्योंकि यहाँ लोग इतने
बोलते थे कि लोग इतने लेजी हैं कि जब तक वो समझेंगे समझे तब तक मैं बहुत काम कर सकूंगा, है ना, जब तक मारने वाले लोग आएंगे। और कहते थे कि अब विदेश गया तो मैं मार दिया जाऊंगा। वही हुआ, वो अमेरिका गए और चूंकि उनके विचार बहुत रेडिकल थे, बहुत ज्यादा रेडिकल, है ना। अभी अगेंस्ट मैरिज, होल क्रिश्चियनिटी खड़ा है मैरिज पर, ट्रू। ही इज अगेंस्ट मैरिज। कहते हैं इट इज अननेचुरल इंस्टीट्यूशन। कहीं प्रकृति में विवाह होता है, चिड़िया, इतने जितने जानवर है, कहीं विवाह होता है? नहीं होता है। किसी को सेक्स की कमी होती है, किसी जानवर को मास्टरबेशन करना पड़ता है, मनुष्य को सिर्फ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ विवाह की संस्था है। टोटली अगेंस्ट किसी मैरिज। जानवर को पोर्नोग्राफी देखनी पड़ती है। इंटरनेट पर 60 से ज्यादा परसेंटेज टाइम लोग पोर्नोग्राफी देखने पर बिता रहे हैं सारे। ट्रू। जबकि जनसंख्या जितनी पुरुष की है उतनी स्त्री की है। अगर खाने की कमी हो तो समझ में आता है कि अनाज कम है, पर जनसंख्या संख्या ज्यादा बढ़ गई तो दूध की कमी हो गई या फल फूल की कमी, समझ में आता है। सेक्स की कमी तो प्रकृति होने नहीं दे रही है ना। जितने पुरुष है उतने स्त्री है, सबको सेक्स तो उसमें तो कोई स्कार्सिटी नहीं है। लेकिन क्यों लोगों को मास्टरबेशन करना पड़ता है? क्यों लोगों को पोर्नोग्राफी देखनी पड़ती है? राइट। क्योंकि सेक्स को फेस वैल्यू पर नहीं एक्सेप्ट करके हम लोगों ने एक गंदा इंस्टीट्यूशन, जो किसी समय जरूरी था, मैरिज, इट वाज नेसेसरी। जब हम लोग जंगल से निकलकर कृषि प्रधान क्षेत्र में आए थे और हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई थी, तब हमको लगता था कि मेरे बच्चे हों, मेरी पत्नी हो, सब मिलजुल कर खेती करें और बांट के खाएं, और मेरा संपत्ति मेरे वीर से जन्मा हुआ लड़का ही भोगे, दूसरा न भोगे। अब ओशो के दृष्टिकोण से मैरिज का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। आज देखिए पुर्तगाल में 90% डाइवोर्स हो रहा है। आउट ऑफ 10, 9 मैरिजेस एंडेड इन डाइवोर्स। यूरोप में, अमेरिका में एवरेज में कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70% डाइवोर्स हो रहा है। इंडिया में भी इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में का डाटा मुझे पता नहीं है। 6-7% है। नेपाल जैसे गरीब देश में यहाँ 20% डाइवोर्स हो रहा है, और हर साल 2% बढ़ रहा है। अगले साल 22% हो जाएगा। तो देखिए अब ये इंस्टीट्यूशन की पवित्रता रही कहाँ? अब पुराने इंस्टीट्यूशन को ढोए चले जा रहे हैं। इसीलिए अभी 8 अरब दुनिया में जनसंख्या, तो 4 करोड़ स्त्री हैं और 4 करोड़ पुरुष हैं। फिर भी दोनों भूखे हैं सेक्स के लिए, स्त्री भी भूखी है और पुरुष भी भूखे हैं। तब ना मास्टरबेशन करना पड़ा है ना। मोस्ट अननेचुरल चीज, कोई जानवर करता है मास्टरबेशन? कोई जानवर पोर्नोग्राफी देखता है? So Osho was talking against the marriage institution and ये इंस्टीट्यूशन जो है समय वाह्य है। उसने ने कहा एक समय इसकी जरूरत थी। एक so समय mostly अमेरिका में he was talking about Yes. this marriage or India? he was taking talking in India, and अमेरिका में जोर से बोला। इसलिए क्रिश्चियनिटी ने उनको मारा, इसलिए मारा। और 2-3 चीज जो बोले ना, एक तो अमेरिका में उन्होंने बोला कि पैसे, मनी फ्री सोसाइटी। तो ये तो कैपिटलिस्ट कंट्री में तो पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, Right. है ना। तो वहां पर भी कहना कि भाई मनी फ्री सोसाइटी, तो उनकी तो कैपिटलिस्ट कंट्री की तो सिद्धांत के एकदम विपरीत है वो। और उन्होंने कम्यून बनाया, जिस कम्यून में पैसे नहीं चलते थे, पैसे की जरूरत नहीं, पैसे आप लेके कैरी नहीं कर सकते थे। यू हैव टू डिपॉजिट योर मनी एंड यू, एवरीथिंग वाज फ्री। खाना फ्री था, रहना फ्री था, बाल कटाना है तो सैलून में जाइए, कपड़ा धोना है तो लॉन्ड्री में दे दीजिए, सब कुछ फ्री था। सिर्फ विजिटर्स को जो जाते थे उनको पर डे $40 के हिसाब से फ्रॉम के गेट में ही, जैसे हमको And एक steps. महीना रहना है तो $1200 हमको जमा कर देना पड़ता था। हमको एक ये कार्ड मिल जाता था कि घड़ी मिलती थी, उस पर डेट लिखा रहता था, डिपार्चर डेट, कि आप 13 जुलाई तक या 13 अगस्त तक आप जो है बोनाफाइड से ये है। आप किचन में जाइए, घड़ी दिखा दीजिए, खाइए, सैलून में जाइए, घड़ी दिखा दीजिए, बाल कटाइए, टैक्सी में चढ़िए, घड़ी दिखा दीजिए, जहाँ जाना है। इट वॉज ए मनी फ्री सोसाइटी। अब अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री में मनी फ्री सोसाइटी, उन लोगों को लगा ये तो कम्युनिज्म ला रहा है। More dangerous. आखिर में कम्युनिस्ट कंट्री में भी मार्क्स
कार्ल मार्क्स का दर्शन ही रह गया कि मनी फ्री सोसाइटी, नहीं बन नहीं पाया मनी फ्री सोसाइटी। कम्यून की सिर्फ कंसेप्ट रह गई न। रूस में सारे कम्यून फेल हो गए, चीन में फेल हो गए, कहीं कम्यून चला नहीं। उनका जो कंसेप्ट था कार्ल मार्क्स का कि एवरीबडी विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड एवरीबडी विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, है ना। तो वो तो कहीं सक्सेसफुल ना, रूस में सक्सेस हुआ ना चाइना। वो आपको तपोवन में सक्सेसफुल हो रहा है, कम्युनिस्ट लोग देख नहीं रहे। दिस इज ऑल्सो मनी फ्री सोसाइटी। हमको बाजार जाना पड़ता है, तभी सोचना पड़ता है कि पैसा लें। यहाँ महीनों रहते हैं, हमको 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। सो जब वो रजनीशपुरम में जो एपिसोड हो रहा था, तो कई लोग इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि उनकी हेल्थ डिक्लाइन होने का कारण ओशो वो सेइंग कि उन्हें कुछ पॉइजन किया गया था। ओशो को तो पॉइजन किया गया जेल में, जब वो उसको हाँ। पकड़ के ले गए ना, तो 12 दिन उनको, देखिए वो उनको अरेस्ट किया उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में। नॉर्थ कैरोलिना से उनको लाया, उनको जेल में ओकलैंड में लाया। वो फ्लाइट जो है 3 घंटे की फ्लाइट है। उनको 7 दिन लगा दिया रास्ते में टॉर्चर करने के लिए। 3 घंटे में ला सकते थे। उनको हर शहर में जोड़ा, जेल में रखा, कहा कि जेल में, छोटे छोटे जेल में कहा हमारे पास देयर नथिंग वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, आपको मांस खाना पड़ेगा। अच्छा। और लोहे के तख्ते पर सुलाया, है ना, ठंडे पानी से नहाओ आज हमारे पास ये, मतलब इतने टॉर्चर उनको किए 7 दिन में। और उसमें उनको हेल्थ खराब हो गया, तो उनको थैलियम नाम की पॉइजन दिया गया, जो कि मेडिकली प्रूफ हो गया। बाद में उनके बाल को भेजा गया था इंग्लैंड में टेस्ट करने के लिए, तो अच्छा। वो प्रूफ हो गया कि ही हैज बीन पॉइजन बाय थैलियम। अब थैलियम जो है वो लोग यूज़ करते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस यूज़ करती है अपने शत्रुओं को मारने के लिए। वो ऐसा है कि स्लो पॉइजन है, वो आपको दे दिया जाएगा तो आप, आदमी मरेगा तुरंत नहीं, लेकिन उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी, फिर सर्दी लगेगी तो सर्दी ठीक नहीं होगी, डिसेंट्री होगा तो इम्यून सिस्टम ना लड़ता है शरीर से, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देने का एक एक पॉइजन है जो अमेरिकन लोग यूज़ करते हैं अपने दुश्मनों के विरुद्ध में। थैलियम पॉइजन दूसरे लोग भी करते हैं, रशियन भी करते होंगे, सब लोग करते। तो थैलियम उनको दिया गया जेल में, है ना। उसके बाद भी वो आकर के अपने को इंडिया में जो लौट के आए तो ये क्योर हिज बॉडी, वो ठीक हो गए थे। फिर इनको यहाँ पर इंडिया में उनके एजेंट पॉइजन देने लगे दूसरे इंडिया में आके भी? हाँ, उनके सोडा वाटर पीते थे, वो सोडा वाटर में पॉइजन दिया जाता था उनको एवरी डे। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, आई थिंक उसके अंदर एक चीज़ बता रहे थे कि उन दिनों, और इनफैक्ट मैं माँ शीला आनंद से भी जब मिला, शी केम ऑन माई शो, सो देर ऑल्सो दे टॉक्ड अबाउट कि उस टाइम पे जब वो रजनीशपुरम में थे तो कुछ एक्ट्रेसेस या कुछ एक्टर्स के कांटेक्ट में थे जो उन्हें पेन को रिलीव करने के लिए कुछ ड्रग्स कराते थे। हाउ रियल वाज दैट? वो क्या हाँ, चीज़ वो था? सब भी था। वो उनके जो पर्सनल फिजिशियन थे उनको भी उन लोगों ने खरीद लिया था। पर्सनल फिजिशियन? हाँ, इसलिए उनको अभी उनके पर्सनल फिजिशियन जीवित ही हैं, लेकिन वो भगवान के साथ उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार किया है, बहुत दुर्व्यवहार किया है। अच्छा। उनको ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो उनका शरीर सदा के लिए कमज़ोर हो जाए। तो ओके। पैसे से खरीद लेते हैं ना वो लोग, उन लोग का ट्रिक है ना। एक आदमी जो पैसे का भूखा है, उसके अकाउंट में इतना पैसा रख दो जितना उसने कभी देखा ही नहीं हो। उनके लिए किसी के अकाउंट में $2 मिलियन रख देना बड़ी बात नहीं है। और एक साधारण आदमी के लिए अकाउंट में $2 मिलियन कभी होता ही नहीं किसी अमेरिकन के अकाउंट में। तो जो कमाता है वो खर्चा कर देता है। तो पीपुल वे परचेज बाय मनी। उन उसमें माँ शीला भी बिक गई थी। अच्छा। हाँ, आखिर कब रजनीशपुरम तो उन्होंने तोड़ा है ना, माँ शीला ने तोड़ा है ना। हाँ। सिर्फ वो छोड़ के चली गई थी, बिट्रे की, तब तक टूटा है। यस यस। लास्ट में तो वो भी बिक गई थी। तो अब जैसे वो कम्यून टूटा तो इतने सारे लोग जो वहाँ पे डिपेंडेंट थे, मनी फ्री रह रहे थे, व्हाट हैपेंड टू दोस? उन लोग की बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत दुर्दशा हुई कि लोग जो यूरोप से आए थे, खास करके जो रजनीशपुरम बना, खरबों डॉलर लगा, अरबों ने, बिलियंस ऑफ डॉलर वो जो लगा, वो पैसा अमेरिका का नहीं था, वो सारा पैसा यूरोप से आया। और अधिकांश पैसा जर्मनी से आया, फ्रांस से आया, इंग्लैंड से आया और इटली से आया। ओके वहाँ पर जो मेन रेजिडेंट थे यूरोपियन थे, अमेरिकन कम थे। ओके। क्योंकि यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में भगवान बहुत पॉपुलर थे। एक समय था जो जर्मनी में हमारे 96 एस्टैब्लिशमेंट थे, ऐसे आश्रम, 96 आश्रम थे।
मैं जब इटली गया, बहुत बाद में गया, रजिस्टर टूटने के बाद भी, तब भी वहाँ के हर गांव में ओशो का आश्रम मैंने देखा इटली में। एवरी गाँव में? विलेज, हाँ, स्मॉल सेंटर ऑफ ओशो, एवरी विलेज। इतना इतना पॉपुलर था ओशो, इटली में और जर्मनी में सबसे ज्यादा पॉपुलर था। तो इन्होंने सब बंद करवाया, थोड़ा क्रिश्चियन फैनेटिक्स और अमेरिकन एजेंट्स ने सब तोड़ा, सब तोड़ दिया हम लोग। एक और उसमें आता है कि फिर एक टाइम पे ही स्टॉप टॉकिंग, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं ले रहे थे और उन्होंने कुछ अपने फ्यू डिसाइपल्स को ही कहा कि मैं जो भी बोलूँगा आप लोग लिखोगे एंड देन यू विल मेक माई बुक्स पॉपुलर। व्हाट वाज दैट? वो तो पहले 81 में ही मौन में चले गए थे, इंडिया में से तभी। और उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत बोला है, वो 53 में इलाइटेड हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इतना बोला है, इतना बोला है, काफ़ी है, अब मैं, मेरी बोलने की इच्छा खत्म हो रही है, तो मौन में चले गए। एंड ही डिक्लेयर दैट ही विल नॉट गिव एनी लेक्चर एनी मोर। ओके। लेकिन वो 3.5 साल अमेरिका में भी मौन में रहे, उन्हें कोई नहीं बोला। लेकिन बाद में वहाँ इतना उपद्रव होने लगा, फैनेटिक क्रिश्चियन लोग और लोग जो तोड़ने वाले थे उतना घुस गए यहाँ और इतने तोड़ने लगे, हमारे लोगों को खरीद लिया। उन लोगों का एक ही सिस्टम था, ये देखिए, जो फैनेटिक्स होते हैं ना, तो कई फैनेटिक्स जो होते हैं वो दूसरे को तलवार से काट देते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न फैनेटिक होते हैं उनका जो पॉलिसी है ना, वो डिवाइड एंड रूल। इंडिया को कैसे 500 अंग्रेजों आए थे और कैसे पूरे करोड़ों की आबादी को कैसे 200 साल तक, 250 साल तक डिवाइड एंड रूल किया है। डिवाइड। सो उनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। वो आपके अंदर घुस जाएंगे, देखेंगे किसको पैसे से खरीदा जा सकता, उसको खरीद लेंगे, उसी से आपको मरवाएंगे। वो अपने नहीं मारते हैं कभी। ओशो की हत्या उनकी डिसाइपल के हाथ से ही करवाई। He was तो murdered. पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए फिर, अगर इफ इट वाज अ मर्डर, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए उस पे या नहीं? वही तो हम लोग हल्ला कर रहे हैं, अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। हम तो उनको मारने के पहले ही हमने कह दिया था कि भगवान मारे जाएंगे और ये लोग मारेंगे, नाम भी कर दिया था। तो वो तो पब्लिक है, रिकॉर्डेड चीज़ है। भगवान ने भी उसको कहा अपने लेक्चर में, और उनका रहा है कि हम मारे जाएंगे, भगवान के लेक्चर में भी है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, हम आज बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि इसका एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, कैसे भगवान मारे गए, क्यों नहीं उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उनको आश्रम में अपने रूम में अपने माँ से भी नहीं मिलने दिया, अपना भाई उनका डॉक्टर था, भाई से भी मिलने नहीं दिया, कमरे में बंद करके रखा और कह दिया कि 5 बजे उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो देयर इज कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड हिज डेथ। इसकी एक, आई में भी रॉन्ग में कहता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई नहीं, सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशो के मरने के दिन से चिल्ला रहा हूँ कि इट इज़ ए नॉट ए नेचुरल डेथ, इट इज़ ए मर्डर, ये हत्या है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि हर एजेंसी को पैसा दे देते हैं। अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पूरी इनकी बात सुनती है, हमारी बात सुनती ही नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस, जब जब आप देखिएगा पूना का डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, 20 आदमी वहाँ जाते हैं, ये लोग गए थे पूना में उसके अगेंस्ट में डेलीगेशन लेके, तो 100 अगर हमारे सन्यासी जाते हैं तो 200 पुलिस आ जाती है। अच्छा। अब पुलिस ही पीटती है हमारे सन्यासियों को, बड़े बेदर्मी से पीटा है। आप देखिएगा वीडियो, एक सन्यासी को इतना जोर से मारा है ना, तो पुलिस ही पीटती है। तो इन्होंने पुलिस को खरीद लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लिया है। कुछ ये 21वीं शताब्दी में न हमारे सन्यासी सुनते हैं इस बात को, न गवर्नमेंट सुनती है इस बात को। मैं तो तब से चिल्ला रहा हूँ कि एक इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, ओशो की डेथ कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई, और क्यों हमारे 96 स्टेट जर्मनी में तोड़ दिए गए। हम सब दुनिया में हमारे 500 आश्रम इन्होंने बंद कराए फैनेटिक्स ने, 500 आश्रम क्यों बंद हुए? उनकी उनकी सिर्फ नहीं चली है नेपाल में। नेपाल के लोग सीधे साधे और समर्पित हैं, इसलिए नेपाल में, अभी नेपाल में 90 आश्रम हैं हमारे और सब चल रहे हैं। तो वो जो एक ऑथेंटिसिटी रहती है कि जैसे ओशो के तो बहुत सारी जगहों पे अभी भी चलते हैं, जैसे एक पुणे चल रहा है यहाँ पे,
So पुणे how चल नहीं रहा है, पुणे तो खत्म हो गया, खराब हो गया, खत्म। वो तो थैलेनिक्स ने अपने कब्जे में ले लिया। जिस पुणे में 10,000 लोग रहते थे वहाँ भी 10 लोग रहते हैं। आप पुणे जाके देखिए ना, तो वहाँ सही लोग देख के आए हैं अभी जाकर। हम लोग जो ओशो के सन्यासी हैं, जिन्होंने ओशो का फ्लैग उठा के दुनिया में घूमा है, टॉर्च बियरर जो हम लोग हैं, वी आर ऑल बैन इनटू एंट्री इनटू आश्रम। हमारे जैसे 1,000 ओशो के पुराने सन्यासी जो ओशो से दीक्षित है, हम लोग आश्रम में घुस नहीं सकते हैं। तो अभी और कहाँ कहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने कहा अभी 1,000, सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे काम? बुद्धिज्म, देखिए बुद्धिज्म, बुद्ध नेपाल में जन्मे, बुद्धिज्म भारत में पैदा हुआ, सारनाथ में पैदा हुआ। लेकिन एक समय आया जबकि हिंदुस्तान और नेपाल दोनों जगह से बुद्धिज्म को ढकेल दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, प्रिजर्व किसने किया? एक हिमालयन कंट्री तिब्बत ने। तिब्बत ने किया, यस। तिब्बत ने बुद्धिज्म को 2000 सालों तक अकेले बचाया, अकेले बचाया। राइट। 1-2 साल नहीं, 2000 साल। आज जो किताबें आपके पास आई हैं बुद्ध की, वो कहाँ से, अब देखिए हम रोज पढ़ते हैं कि कहाँ से आई हैं, सब तिब्बतन भाषा से इंग्लिश में और हिंदी में अनुवादित। जो बुद्ध का जो भी साहित्य है, हमारे पास ओरिजिनल साहित्य कुछ नहीं रहा। नालंदा जला दिया गया, आप जानते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई, हजारों किताबें जलाए गए, बुद्ध भिक्षुओं को मारा गया, निकाला गया, है ना, बहुत हुआ। और बुद्ध की जितनी साहित्य थी सब जला दी गई हिंदुस्तान में। और बुद्ध साहित्य जो आया हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। राहुल संकीर्तन गए तिब्बत, और वहाँ उन्होंने किताबें अनुवाद की। और एक धर्मपाल श्रीलंका से आया, उन्होंने देखा हिंदुस्तान में तो बुद्ध धर्म खत्म ही नहीं, 100 साल पहले खत्म था। सारे बोध गया, कुशीनगर को हिंदू महंतों ने कब्जा कर लिया था। और वहाँ पर हमारे यहाँ जो लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ ना, वहाँ कहते थे कि ये तो जंगल की देवी है, यहाँ पर बलि दी जाती थी लुम्बिनी में, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। ब्राह्मण पूजा ही रहते थे, बुद्धिस्ट को घुसने नहीं देते थे, वहाँ ये स्थिति थी। प्रिजर्व किसने किया? तिब्बत ने। आज जो बुद्ध धर्म बचा है दुनिया या दुनिया में फैल रहा है, वो तिब्बत से आया है, सब तिब्बतन लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुई है। कुछ भी ओरिजिनल आपके पास कुछ नहीं था, है ना। जो भी पाली साहित्य था वो भी तिब्बत ने प्रिजर्व किया था, पाली में जो भी लिटरेचर था। तो हम लोग को यही सौभाग्य है, ओशो की देशना को नेपाल प्रिजर्व कर रहा है अभी, हम लोग बचा रहे हैं, जान की बाजी खेल कर बचा रहे हैं। बहुत बड़ा खतरे का काम है, बहुत हमारे लाइफ पर कई बार अटेम्प्ट किया गया है, बहुत बार अटेम्प्ट किया गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते, उनको लगता है कि जिस धर्म को हमने जर्मनी से उखाड़ के फेंक दिया, जर्मनी में 96 हमारे आश्रम बंद करा दिए, रजनीशपुरम तोड़ दिया, अमेरिका में हमारे ऐसे कम्यून कई थे सब तोड़ दिए, तो इतने बड़े बड़े देशों के कम्यून हमने तोड़ दिया। नेपाल तो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द एशिया, और सीधा सारे लोग, गरीब लोग, 3 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर हर साल 6 नए आश्रम बनते हैं नेपाल में, और करीब करीब हर साल 2000 नए लोग दीक्षित होते हैं, माला लगाते हैं इन एवरेज। तो जैसे तिब्बत ने बुद्ध धर्म को संरक्षित किया था, वैसे ही नेपाल ओशो के धर्म को संरक्षित करके रखे हुए। इंडिया में भी जागृति नहीं है, कोई सुनता नहीं है। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, अरबों रुपए ओशो की किताबों की रॉयल्टी से आ रही है, अरबों रुपए। उनकी 700 किताबें हैं, इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन ऑल मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और करोड़ों कॉपी हर साल बिकती है। उसकी अरबों रुपए की रॉयल्टी वो लोग स्विट्जरलैंड में ले जा रहे हैं, इंग्लैंड में ले जा रहे हैं, इंडिया में 1 रुपया नहीं आता है। हम चिल्ला रहे हैं कि इसके कि ये एक ईडी इंक्वायरी हो जाए, जो होती है एक सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, तो 10 दिन में सब मामला सलट जाएगा, 10 दिन में सलट जाएगा। लेकिन मैं ये चिल्ला रहा हूँ 34 साल से, ओशो की डेथ के समय से चिल्ला रहा हूँ कि ओशो की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है, हत्या है, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इनको पूरा इन्होंने खरीद लिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सुनती ही नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी फुर्सत नहीं है, या पता नहीं हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। अगर आपके मीडिया से ये बात पहुंचे और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, तो समझिए आपकी मीडिया ने एक इतिहास का नया अध्याय खोल दिया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। मुझे एक किताब के बारे में यहाँ पे कोई बता रहा था, साइलेंट एक्सप्लोजन। साइलेंट एंड एक्सप्लोजन दोनों पैराडॉक्सिकल है, तो क्या है ये चीज़? थोड़ा अगर एक्चुअली
जो इनर एक्सप्लोजन होता है वो साइलेंस में ही होता है। अच्छा, बुद्ध जो बोध गया में 6 साल तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। मैंने सुना कि आप शायद कुछ हाँ, किताब भी हाँ, कर रहे थे, आपको पकड़ लिया था बताता फिर। हूँ तो बुद्ध जब तक राजकुमार थे घूमते थे तब तक तो एक्सप्लोजन नहीं हुआ ना। तब छोड़ के आगे बोधगया में एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहे, बस मौन में बैठे रहे, एकांत में बैठे रहे। उस मौन और एकांत में एक्सप्लोजन हुआ। एक दिन वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। जो एक एक्सप्लोजन तो बाहर होता है, उसके लिए आपको बारूद चाहिए, बंदूक चाहिए, है ना। और एक एक्सप्लोजन अंतर आत्मा का होता है, उसके लिए बहुत मौन चाहिए। तो भगवान को इसी एक किताब है, उसका नाम है साइलेंट एक्सप्लोजन। वो मैं बेस यहाँ पर मैंने आश्रम जब शुरू किया तो कोई आता नहीं था ओशो के नाम पर। मेरा घर भी थोड़ा मेन टाउन से थोड़ा किनारे पर पड़ता है, ताचल में सेंटर था, वहाँ कोई आता नहीं था। तो मुझे लगा कि भाई कैसे काम हो। तो मैं फुटपाथ पर, जैसे आप समझिए कि जो दिल्ली का कनाट पैलेस है, ऐसे ही नेपाल का न्यू रोड है मेन सेंटर, तो वहाँ पर बैठ के मैं किताब बेचना शुरू किया। मैंने 2-2 ऑफिस से आता था, मैं इंजीनियर था गवर्नमेंट के सर्विस में। तो बड़ी मेहनत की है मैंने। मेरा कंस्ट्रक्शन साइट पर 8 to 5 मुझे कंस्ट्रक्शन में खड़े होकर कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता था, मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। और उसके बाद 5 बजे से मैं 8 बजे जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक मैं किताब बेचता था। उसमें एक ओके, किताब थी साइलेंट एक्सप्लोजन। उस समय नेपाल में यहाँ किंगशिप था। दे आर वेरी सस्पिशियस कि कोई क्रांति न हो जाए, कोई विद्रोह न हो जाए। तो सीआईडी ने क्या रिपोर्ट करी, वहाँ भीड़ लगने लगी, विद्यार्थी लोग आने लगे, यंग लोग आने लगे, तो गवर्नमेंट ज़रा सस्पिशियस हो जाती है। तो यंग लोग आने लगे और बैठे रहते थे, गप्पे होती थी खूब। तो सीआईडी लग गया, उसने रिपोर्ट कर दिया कि तो साइलेंट एक्सप्लोजन क्या विधि बेचता है। और मैं अरेस्ट हो गया 12 दिन। बम बनाने की विधि। हाँ, बम से चुपचाप बम बना। उस समय गवर्नमेंट यहाँ विद्रोह न हो जाए इसके लिए बड़ी किंगशिप था ना, डायरेक्ट किंगशिप। यस यस। उस कोर्ट वोट में भी जेल। तो 12 दिन तक हमको जेल में ये झुलाया गया। साइलेंट एक्सप्लोजन के लिए। सो नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, एनी 2-3 कोर टीचिंग्स जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की ओशो की, ऐसी टीचिंग्स इफ यू कैन गिव टू आवर ऑडियंस। देखिए, ओशो का एक कहना है कि 24 घंटे का दिन रात है ना। इसमें से तुम 10% अपने व्यक्तित्व के विकास कर लेके निकालो। 10% मतलब लगता है 2 घंटा 20 मिनट, है ना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, है ना। वो सांसारिक व्यवसाय छोड़ दो, आत्म विकास के लिए या तो योग करो या ध्यान करो। अपने शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करो। पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आत्मा को विकास करने के लिए। और 20 मिनट कम से कम सत्य साहित्य का अध्ययन करो। लाइफ अफर्मेटिव इंटरनेट पे जो लिटरेचर, वो नहीं, रमन महर्षि का, रामकृष्ण का और अरविंद का साहित्य या ओशो का साहित्य, आधा घंटा वो साहित्य पढ़े। मैं भी यही कहता हूँ लोगों से, 1 घंटा सुबह योगा करें, 1 घंटा शाम में ध्यान कर लें, या उल्टा करें, सुबह में योग ध्यान कर लें, और आधा घंटा अरविंद, रामकृष्ण, रमन महर्षि, मेहर बाबा, कितने हुए, ओशो, अभी सदगुरु हैं, ये हैं, रविशंकर हैं। तो लाइफ अफर्मेटिव इनलाइटेड लिटरेचर जो है, न्यूज़ तो आता ही रहता है, कितना देखोगे तुम, दुनिया वैसी है। आप 10 साल पुराना न्यूज़ देखिए, अभी देखिए, न्यूज़ पे कुछ फर्क नहीं होता है, बोलने के तरीके बदल गए। बदल गए हैं। और ये है कि उसमें वो चोर था, आज ये चोर है, इतना ही फर्क है। और जिसकी गवर्नमेंट रहती है वो दूसरे को चोर बताता रहता है। इससे अलावा न्यूज़ में कुछ भी नया होता ही नहीं है। आप देख, इसने रेप किया, उसने रेप किया, मास्टर ने स्टूडेंट का रेप कर दिया, चाचा ने भतीजी का रेप कर दिया, यही तो न्यूज़ है ना। आज आप हमसे सब ध्यान की और सत्य की और रजनीश की बातें कर रहे हैं, वही पत्रिका में न्यूज़ छापेगा ये। इट इज नॉट ए न्यूज़। हाँ, आप में बात में मेरी लड़ाई हो जाए, दोनों हम लोग लड़े और एक दूसरे को पिटे, कल न्यूज़ सब जाए। तो ओनली नेगेटिव थिंग इज न्यूज़, यस, है ना। कंट्रोवर्सी, नेगेटिव। हम इतना ध्यान करते हैं, इतने लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ एक हत्या हो जाए, फ्रंट पेज पर न्यूज़। तो न्यूज़ क्या है? इसलिए हम लोग कहते हैं आधा घंटा जीवन को उगासने वाला साहित्य, जो इनलाइटेड लोगों ने लिखा है। श्री अरविंद का साहित्य है, रामकृष्ण का साहित्य है। इंडिया में तो एक से एक हीरे हुए हैं ना, उनको आज कोई पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है।
तो मैं भी लोगों से कहता हूँ 1 घंटा शरीर के लिए योगा करो, 1 घंटा मन के लिए ध्यान करो और आधा घंटा अपने चरित्र को, अपने आत्मा की खोज के लिए सत्य साहित्य का अध्ययन करो। लवली।